ओके जी, डाल दीजिए हेडिंग GOC। ठीक है, GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बेसिकली ये जो चीज़ें घूमने वाली हैं इसमें 11th की बेसिक चीज़ें आएंगी। ठीक है, 11th का जो ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर है वहाँ से ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, अच्छा, सो वी विल बेसिकली बी स्टडिंग अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नाउ बिफोर गोइंग इनटू द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी शुड नो अबाउट द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन, राइट? बिफोर स्टडिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी शुड नो अबाउट द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन। सर कार्बन की केमिस्ट्री हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें बेसिक चीज़ कार्बन आता है, हमें बेसिक चीज़ कार्बन देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि इससे पहले हमें कार्बन की केमिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, मैं इससे पहले लिख लेता हूँ केमिस्ट्री ऑफ कार्बन, right? So because in organic chemistry we deal with the study of hydrocarbons mostly, that is the compounds containing carbon, hydrogen and even its derivatives. Most of the organic compounds are formed by carbon and hydrogen. बट सर इसके अलावा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, जो आपके जेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं या मैक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, या मान लीजिए बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, उन मॉलिक्यूल्स में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन नहीं होता, इसके अलावा उनमें और भी आपके कुछ एलिमेंटल फॉर्म प्रेजेंट होते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, जैसे सल्फर हो गए या हेलोजन्स हो गए, ये सारी चीजें भी प्रेजेंट हो सकती हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने से पहले आपको केमिस्ट्री ऑफ कार्बन के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कार्बन। कार्बन के बारे में कुछ बातें, मोटी मोटी बातें जो आपको पहले से पता है, वही लिख रहा हूं मैं। ठीक है, अच्छा, कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बढ़िया रोल प्ले करता है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की वजह से, जिनमें सबसे भारी प्रॉपर्टी जो कार्बन का आता है दैट इज कैटिनेशन। दैट इज कैटिनेशन, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, राइट? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। तो कार्बन के अंदर ऐसा प्रॉपर्टी रहता है जिसकी वजह से ये क्या कर सकता है, अपने जैसे दूसरे कार्बन के साथ जुड़ सकता है और जुड़ के बड़े बड़े चेन स्ट्रक्चर, बड़े बड़े जेंट स्ट्रक्चर बना सकता है। इस प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन बोलते हैं, जो कार्बन में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्बन में होगा, और भी एलिमेंट्स में प्रॉपर्टी प्रेजेंट होता है, बट कार्बन में ये सबसे ज्यादा, सल्फर में भी प्रेजेंट होता है, फास्फोरस में भी प्रेजेंट होता है, बट कार्बन में सबसे ज्यादा मात्रा में ये प्रेजेंट होगा। बहुत ज्यादा कैटिनेशन प्रॉपर्टी ये शो करता है, जिसके कारण ये क्या कर सकता है, कार्बन के साथ जुड़ के बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स, बड़े बड़े चेन स्ट्रक्चर्स या बड़े बड़े रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स बना सकता है। ये प्रॉपर्टी खास किसके बारे में, कार्बन के बारे में। ठीक है, अच्छा दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कि जो कार्बन है, इस कार्बन के वैलेंसी की अगर हम बात करें तो ये टेट्रावैलेंट होगा। कितना होगा, इसका मतलब ये होगा कि मैक्सिमम कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन 4 बना सकता है। कितने, 4, इससे ऊपर ये बॉन्ड नहीं बना सकता। ठीक है, सो ये होगा आपका टेट्रावैलेंट। दिस इज टेट्रावैलेंट, दैट इज कोवेलेंसी cannot exceed beyond 4। 4 से ऊपर कोवेलेंसी नहीं जा सकता। दैट मीन्स अ कार्बन कैन फॉर्म मैक्सिमम ऑफ 4 बॉन्ड्स। इससे ऊपर ये बॉन्ड नहीं बना सकता। मैक्सिमम बॉन्ड कितने बनाएगा, 4 बनाएगा। ठीक है ना, अब चाहे वो सिग्मा हो चाहे वो पाई हो, एक बाद की बात है, बट मैक्सिमम कोवेलेंसी कितना होगा, तो मैक्सिमम कोवेलेंसी 4, इससे ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है ना, और इसी प्रॉपर्टी को, ये 4 बॉन्ड बनाने की जो क्षमता है, इसी को मैं टेट्रावैलेंसी में लिख सकता हूं, क्योंकि इसको 4 ही इलेक्ट्रॉन्स की नीड पड़ती है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। सो दैट इज वाई कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है शेयर करके, सिर्फ 4 मैक्सिमम कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये जो कार्बन है, अभी देखोगे कार्बन कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, सर इट बिलोंग्स टू ग्रुप, दिस कार्बन बिलोंग्स टू ग्रुप 14 एलिमेंट, राइट? कौन से ग्रुप का है, ग्रुप 14 एलिमेंट्स का। ओके, इसकी लोकेशन की बात कर रहा हूं मैं, इट बिलोंग्स टू ग्रुप 14 एलिमेंट्स। ठीक है, अच्छा कौन से पीरियड का, ग्रुप 14 का आ गया, कौन से पीरियड का, सेकंड पीरियड का। क्या पहले पीरियड में क्या आ जाता है, हाइड्रोजन और हीलियम, तो दूसरे पीरियड में आपका कार्बन देखने को मिल सकता है। ठीक है, एंड सेकेंड पीरियड। ओके,
Now, since carbon belongs to second period and all those elements which belong to second period, that is their n value is second, all those orbitals contain, all those elements do not contain any d orbital. जो भी सेकेंड पीरियड से बिलोंग करते हैं उनके पास d ऑर्बिटल नहीं होता, ये ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो यहां पे नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल, और यू कैन से d ऑर्बिटल इज एब्सेंट, राइट, d ऑर्बिटल इज एब्सेंट। वो सारे एलिमेंट्स चाहे कार्बन या इसके अलावा भी जो किससे बिलोंग करेंगे, विच बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड एलिमेंट्स, विच बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल, they don't have any d orbital, and because of absence of d orbital, now this is one of the reasons for the maximum covalency of carbon, that is 4. This is one of the reasons कि इसके पास क्या नहीं होगा, d ऑर्बिटल नहीं होगा, और d ऑर्बिटल ना होने के कारण ये अपनी कोवेलेंसी को 4 से ऊपर नहीं बढ़ा सकता। इसके पास सिर्फ s ऑर्बिटल अवेलेबल है, इसके पास सिर्फ p ऑर्बिटल अवेलेबल है, तो ये अपनी कोवेलेंसी को 4 से ऊपर नहीं बढ़ा सकता, बिकॉज d ऑर्बिटल इसके पास प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, यही d ऑर्बिटल एब्सेंट ना होने के कारण, टॉकिंग अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इट कैन शो 3 different types of hybridization depending on the types of bonds present, whether all the bonds are sigma or pi bonds are also involved. It can either show sp hybridization, sir, it can either show sp2 hybridization, or it can either show sp3 hybridization. But since no d orbital is present in carbon atom, so कोई भी तरह का ऐसा hybridization नहीं मिलेगा जिसमें d involve हो। so, मान लीजिए sp3d या dsp2 करके ऐसा कोई भी hybridization कार्बन में देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा काहे को? क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट नहीं है, d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ इतनी तरह का ही हाइब्रिडाइजेशन ये मैक्सिमम शो कर सकता है, ओके। अच्छा, उसके बाद बताइए मेरे को ये एक और खास बात, जब भी कार्बन कार्बन के साथ जुड़ेगा सर, तब संभावना है कि सिग्मा बॉन्ड भी बने और पाई बॉन्ड भी बने, लेकिन जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा तब क्या संभावना है? तो जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़े तब सिर्फ एक ही संभावना, एक ही पॉसिबिलिटी, दैट इज सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। सिग्मा बॉन्ड क्यों? क्योंकि आपके हाइड्रोजन के साथ अगर जुड़ रहा है तो हाइड्रोजन के पास तो एक ही एस ऑर्बिटल है और एस ऑर्बिटल पाई बॉन्ड नहीं बनाता, ठीक है ना। तो अगर कार्बन और कार्बन का बॉन्ड बने, अगर कार्बन और कार्बन का सेल्फ लिंकेज हो, तो बताइए कौन कौन सा बॉन्ड बन सकता है? सिग्मा एज वेल एज पाई, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा एज वेल एज पाई। लेकिन अगर कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़े और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बने, तो फिर तब कौन सा बॉन्ड बनेगा? ओनली सिग्मा बॉन्ड, ओनली सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना। हाइड्रोजन के साथ इवन कोई भी जुड़े सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा, हाइड्रोजन पाई बॉन्ड नहीं बनाता। ऐसा क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के पास सिर्फ एस ऑर्बिटल होगा और एस ऑर्बिटल सिर्फ कौन से बॉन्ड्स बनाते हैं? सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, पाई बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मेरे को ये बता दीजिए, क्या इस पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ कार्बन और कार्बन के बॉन्ड्स या सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा जाता है, या इसके अलावा भी? सर, इसके अलावा भी पढ़ा जाता है। हो सकता है आपके पास कार्बन एंड हेटेरो एटम बॉन्ड हो, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कार्बन एंड हेटेरो एटम बॉन्ड। और कौन से बॉन्ड्स हो सकते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 इंपॉर्टेंट टाइप के बॉन्ड जो बेसिक हैं, सो दैट इज कार्बन कार्बन बॉन्ड एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। बिसाइड दिस देयर कुड बी द प्रेजेंस ऑफ कार्बन एंड हेटेरो एटम बॉन्ड, कार्बन एंड हेटेरो एटम बॉन्ड, दैट इज इधर, मान लीजिए या तो ऐसा हो सकता है कि आपका कार्बन किसके साथ जुड़ गया, मान लो नाइट्रोजन के साथ जुड़ गया, आपको पता है कुछ इस फॉर्म में जुड़ता है, नाइट्राइल्स, सायानो ग्रुप, ठीक है ना, सायानो ग्रुप, नाइट्राइल्स ग्रुप्स, ऐसा हो सकता है। तो ये कार्बन और ये साथ में कौन सा एटम आ गया? हेटेरो एटम। कार्बन के अलावा अगर कोई और एटम हुआ तो उसको हम बोलेंगे हेटेरो एटम। क्या बोल देंगे? हेटेरो एटम, ठीक है। मान लीजिए ऐसा हो गया, बताइए सी डबल बॉन्ड ओ, सही है हेटेरो एटम। सो कार्बन और हेटेरो एटम जुड़ गया आपस में, ठीक है। या मान लीजिए इसके अलावा एक और एग्जांपल ले लूं मैं, कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर, बताइए कार्बन एंड हेटेरो एटम सल्फर, इनके बीच में लिंकेज हो गया, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है, और ऐसा होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि जो कार्बन है वो किसके साथ बॉन्ड बना सकता है? सर, कार्बन का बॉन्ड हेटेरो एटम के साथ भी हो सकता है। 3 डिफरेंट इंपॉर्टेंट बॉन्डिंग्स जो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखनी है वो क्या है? सर, फर्स्ट वन इज कार्बन कार्बन बॉन्ड विच इज इधर सिग्मा आर पाई, सेकंड one is carbon hydrogen bond which is always sigma, and the third type of bonding is between carbon and heteroatom, these heteroatom could be halogens, तो बहुत फेमस से हैं जो हमने पढ़ भी लिया है हेलो एल्केन्स में। मान लीजिए C और X का बॉन्ड है, राइट, C और X का बॉन्ड, तो हेटेरो एटम्स के साथ भी बॉन्ड हो सकते हैं। अब मैं आपको ये बोलूं कि बताइए हेटेरो एटम के साथ कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है? सर, सिग्मा भी बना सकता है और पाई भी बना सकता है, सिग्मा भी बना सकता है और पाई भी बना सकता है। देखिए ऑक्सीजन के साथ सिग्मा भी बन रहा है और पाई भी बन रहा है, हेलोजेंस के साथ सिर्फ सिग्मा बन रहा है, नाइट्रोजन के साथ सिग्मा भी बन रहा है और पाई भी बन रहा है, तो यहाँ पे भी सिग्मा और पाई दोनों की संभावना बनती है। सो इसमें भी कौन कौन सी संभावना बनती है? इधर सिग्मा बॉन्ड और
पाई बॉन्ड, ठीक है, इधर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो बॉन्डिंग्स है ये बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छा, इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कार्बन के बारे में हमने देखा, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन जो कार्बन के बारे में हमने देखा, और कार्बन जब कार्बन के साथ जुड़े और साथ साथ में कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ जुड़े और या हेटेरो एटम्स के साथ जुड़े, सर ये जो आपके पास कंपाउंड्स बनेंगे, इसके बाद जो कंपाउंड जन्म लेंगे, जब कार्बन कार्बन के साथ सेल्फ लिंक कर गया, या कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, या कार्बन हेटेरो एटम्स के साथ बॉन्ड बना लिया, ये सारे कंपाउंड्स जब हम डिस्कस करते हैं, इन सारे कंपाउंड्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं, दैट वी स्टडी इन सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, मेजॉरिटी में हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, पर सर हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन वाले कंपाउंड्स हों, ऐसा भी होता है कि कार्बन हाइड्रोजन और साथ में हेटेरो एटम्स भी हों, साथ में क्या हो, हेटेरो एटम्स भी हों। तो इन सब के बारे में डिस्कशन कहां पे होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो किसके बारे में, स्टडी अबाउट हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन और इनके डेरिवेटिव्स के बारे में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरिवेटिव्स बहुत इंपॉर्टेंट, यही डेरिवेटिव सारे के सारे बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस घुमाते हैं, या इवन बायोलॉजी में या मैक्रोमोलिक्यूल्स में बहुत ज्यादा रोल इन हेटेरो एटम्स का है, जो हेटेरो एटम्स साथ में दिख रहे हैं। सो हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स के बारे में हम स्टडी किसमें करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है ना। जो मोटे मोटे पॉइंट है आपको ध्यान में रखने, पहली मोटी बात क्या याद रखनी है, सर हो सकता है कार्बन और कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड हो और सकता है और कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड्स भी हो, ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट के बाद डाल दो हेडिंग, टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम, टाइप ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम, ठीक है ना। कुल मिला के हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कुल मिला के बात करेंगे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, ठीक, कार्बन एंड कार्बन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ carbon atom in organic compounds. Okay, hybridization of carbon atom in organic compounds, ठीक है। अच्छा, एक पॉसिबिलिटी तो मैंने बता दी, there are only three possibilities, there are only three types of hybridization that carbon can show in organic compounds, even in non-organic compounds or inorganic compounds, तीन ही तरह की possibilities हैं। Since it don't contain any d orbital, so it can either show sp, it can either show sp2 और it can either show sp3, इसके अलावा कोई भी हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। मान लो मैं यहां पे लिख लेता हूं, पहले वाले केस में लिख लेता हूं मैं एक ऐसा मान लो डायग्राम सा बना के, टेबल सा बना के, हाइब्रिडाइजेशन, पहले वाले में मैं लिख लेता हूं हाइब्रिडाइजेशन, पहले कॉलम में मैं हाइब्रिडाइजेशन लिख रहा हूं, ठीक है। Let's say first is sp hybridization, then sp2 hybridization, and then sp3 hybridization, because only three hybridizations are possible, three different types of hybridizations are possible in case of carbon atom, right? In case of carbon atom, यहाँ पे मैंने hybridization लिख लिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इस हाइब्रिडाइजेशन में कितने सिग्मा और कितने पाई इन्वॉल्व होंगे, ये ध्यान में रखना, ठीक है। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं सिग्मा बॉन्ड्स, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड्स लिख लेता हूँ मैं, और यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं पाई बॉन्ड्स, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड्स और यहाँ पे पाई बॉन्ड्स, ठीक है। इफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इज sp, इफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इज sp, इसका मतलब ये होगा कि उस कार्बन ने सिर्फ कितने सिग्मा बनाए हैं, 2, सिर्फ कितने सिग्मा बनाए हैं, 2, बिकॉज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द हाइब्रिडाइजेशन और स्टीरिक नंबर, द हाइब्रिडाइजेशन which is decided by the steric number will be equal to number of sigma bonds plus lone pair, but since कार्बन में कोई lone pair देखने को नहीं मिलता है तो हम लोग सिर्फ सिग्मा बॉन्ड की बात करेंगे, ठीक है। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp है, इसका मतलब ये होगा कि कितने सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व हुए होंगे हाइब्रिडाइजेशन में, 2, तो सिग्मा बॉन्ड कितने आएंगे, सर सिग्मा बॉन्ड आ जाएंगे 2, ओके। अच्छा, पाई कितने होंगे उस टाइम पे, कार्बन बनाता कितना है टोटल बॉन्ड, 4, कितने बनाता है, 4 तो टोटल बॉन्ड बनाएगा, सर उसमें से 2 आ गए सिग्मा, तो पाई कितने बचे, ऑब्वियसली पाई बच गए 2, पाई कितने बच गए, 2 बच गए, टोटल 4 आने चाहिए आपके पास, ठीक है। अच्छा, इन केस ऑफ sp2
2. Since 3 hybrid orbitals are present, one orbital is s orbital, s hybrid orbital, and the 2 other are sp2. दोनों मिलके, तीनों मिलके क्या बना रहे हैं? sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल. कितने सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व हुए होंगे? तो सिग्मा बॉन्ड कितने इन्वॉल्व होंगे, यही आपका स्टीरिक नंबर या हाइब्रिडाइजेशन दर्शाता है. अगर sp2 है तो इसका मतलब 3 सिग्मा, इसका मतलब 3 सिग्मा. तो बताइए सिग्मा कितने होंगे? 3. और पाई कितना? पाई 1. 3 और 1 4, टोटल 4 होने चाहिए. ठीक है. sp3 में बता दीजिए, sp3 में बता दीजिए कितने सिग्मा? सर 4 की 4 सिग्मा. और पाई? पाई तो कोई भी नहीं होगा, पाई तो कोई भी नहीं होगा. ठीक है ना. एग्जांपल लेके चल रहा हूं, इसके बाद में आगे बातें यहीं पे लिखूंगा मैं. मान के चल रहा मैं ऐसा लिख लूं, CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, लेट्स से सिंगल बॉन्ड CH, दिस इज ट्रिपल बॉन्ड CH3. ठीक है. मान लीजिए एक हाइड्रोकार्बन में ऐसा बना लेता हूं, अपन चेन हाइड्रोकार्बन. अच्छा, हर एक कार्बन सेंटर पे अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन देखना हो तो हम क्या देखेंगे कि सर कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं. अच्छा, इस कार्बन की मैं बात करूं, एक बात तो मैंने पहले क्लियर कर दी कि हाइड्रोजन के साथ हमेशा सिग्मा बनेगा. ठीक है. इसके साथ में एक हाइड्रोजन लगा है, इसका मतलब एक सिग्मा हाइड्रोजन के साथ बना होगा और ये एक सिग्मा दूसरा, बिकॉज ये सेकेंड बॉन्ड पाई होगा और थर्ड बॉन्ड भी. तो बताइए इस कार्बन ने टोटल कितने सिग्मा बना रखे हैं? सिर्फ 2, एक हाइड्रोजन के साथ और दूसरा इस कार्बन के साथ. तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? sp. हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? sp. और नेक्स्ट वाले पे बताओ, इस वाले कार्बन ने एक सिग्मा ये बना रखा और एक सिग्मा ये बना रखा है. चारों तरफ देखिएगा जहां जहां पे बॉन्डिंग मिले, बाकी तो पाई है. तो इसका भी कितना आएगा? sp. इसका भी कितना आएगा? sp. ठीक है. इस कार्बन पे बता दो, ये वाले कार्बन पे बता दो, ये वाले कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? सर ये कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है और हाइड्रोजन के साथ हमेशा सिग्मा बनेगा, प्लस 2 ये भी बना रखे हैं साथ में, तो कार्बन और कार्बन के बीच के, तो ये भी कैसे हैं? सिग्मा. ऐसा नहीं कि सवाल नहीं आता, इस बार भी सवाल था, आपने देखा था कितना इजी सवाल था. सिग्मा और पाई पूछा था. ठीक है. सवाल बन सकता है. हाँ, ऐसा पूछ सकता है कि बताइए ये जो कार्बन यहाँ पे है, इस कार्बन ने कितने कार्बन कार्बन सिग्मा बनाए हैं और कितने कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बनाए हैं. सर दिस कार्बन हैज फॉर्म 2 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड्स. ये भी कार्बन कार्बन सिग्मा, ये भी कार्बन कार्बन सिग्मा, और हाइड्रोजन 2 हैं तो कार्बन हाइड्रोजन 2 सिग्मा, कार्बन हाइड्रोजन 2 सिग्मा. तो यहाँ पे कितने सिग्मा? 2. कितने हो गए टोटल? 4 सिग्मा. कोई भी पाई तो है ही नहीं, कोई भी. 4 सिग्मा का मतलब हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा? राइट, दिस इज sp3. दिस इज sp3. अगले वाले पे आओ, बताओ अगले वाले का हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? सर हाइड्रोजन के साथ सिग्मा 1, इस साइड पे 1 सिग्मा 2, इस साइड पे 1 सिग्मा 3, और ये क्या है? पाई है. तो बताओ 3 सिग्मा का मतलब? sp2. sp2. अच्छा, इन 3 सिग्मा में से कितने कार्बन कार्बन सिग्मा और कितने कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा? इन 3 में से सर कार्बन कार्बन सिग्मा 2 और कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा 1. ठीक है ना. इस वाले पे आ जाओ, बताओ इस वाले में, दिस वन इज सिग्मा, और हाइड्रोजन के साथ तो सिग्मा वैसे भी बन रहा है. कितने कार्बन कार्बन सिग्मा? सर कार्बन कार्बन सिग्मा 2, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन और ये कार्बन, सिग्मा आगे, कार्बन और कार्बन के बीच में 2. कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा कितना? 1. ठीक है. और 1 तो पाई था. तो बताइए कुल मिला के हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया? दिस इज अगेन sp2. दिस इज अगेन sp2. लास्ट वाला बता दीजिए. ये लास्ट वाले में मेरे को ये बताओ, इस कार्बन ने कितने कार्बन कार्बन सिग्मा और कितने कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बनाए हैं? सर 3 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के साथ तो हमेशा सिग्मा ही बनना है. उसके बाद कार्बन और कार्बन के बीच में 1 सिग्मा, तो इसका मतलब टोटल 4 सिग्मा है. उसमें से 1 सिग्मा है कार्बन कार्बन सिग्मा और 3 सिग्मा है कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा. और हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा इसका? वापस से sp3. sp3. इसको ध्यान में रखना. ठीक है. सो अगर हाइब्रिडाइजेशन sp होगा तो कितने सिग्मा? 2 सिग्मा. सर क्या जरूरी है कार्बन कार्बन सिग्मा हो? नहीं, जरूरी नहीं है. ये कंपलसरी नहीं है कि उस टाइम पे कार्बन कार्बन का सिग्मा हो सकता है कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा हो सकता है कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा हो. तो कभी भी इसको देख के, हाइब्रिडाइजेशन देख के ये नहीं बता सकते कि ये सिग्मा बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में बना था या कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बना था. इसको ध्यान में रखना. ठीक है ना. 2 सिग्मा है, हो सकता है कार्बन कार्बन के बीच में हो सकता है कार्बन हाइड्रोजन के बीच में हो. ठीक है. अच्छा, पाई कितने होंगे उस टाइम पे? 2. ठीक है. चीज तो क्लियर होगी, सिंपल सी बात थी. ठीक है. अच्छा, उसके बाद मेरे को ये बता दो, ये जो आपका कार्बन कार्बन सिर्फ 2 सिग्मा बॉन्ड वाला, ये जो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन का ज्योमेट्री कैसा? ये तो पढ़ते हो. इसका ज्योमेट्री कैसा? सर इफ हाइब्रिडाइजेशन इज sp, ज्योमेट्री इज लीनियर. तो ज्योमेट्री कैसा आएगा? लीनियर. राइट ना. ज्योमेट्री लीनियर होगा. यहां पे मैं ड्रॉ भी कर रहा हूं. ठीक है. बताइए sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल को मैं कैसे ड्रॉ करूंगा? सर क्योंकि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का शेप आइडेंटिकल होता है, इनका सिमेट्री एक जैसा होगा, इनका एनर्जी भी एक जैसा होता है, और बहुत इफेक्टिव ओवरलैप करते हैं नॉर्मल ऑर्बिटल्स की तुलना में, बहुत बढ़िया ओवरलैप करते हैं. सो दिस इज लीनियर
दिस इज लीनियर हाइब्रिड ऑर्बिटल sp, दिस इज लीनियर हाइब्रिड ऑर्बिटल sp। अगर मैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ड्रॉ कर दूं यहां से, अगर मैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पास करूं, बताइए एंगल कितना देखने को मिलेगा आपको? 180 डिग्री। कितना देखने को मिल जाएगा? 180 डिग्री एंगल। तो sp हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री लीनियर और एंगल कितना? एंगल 180 डिग्री, ठीक है ना। और कौन सा एंगल? कौन सा एंगल जी? ये कौन से एंगल की बात कर रहा हूं मैं? ये कौन सा एंगल था सर? कार्बन और कार्बन के बीच का, कार्बन और कार्बन के बीच का एंगल। कार्बन और हाइड्रोजन नहीं पूछता मोस्टली, ठीक है ना, कार्बन और कार्बन के बीच का है। अच्छा, अगर ज्योमेट्री, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो देन ज्योमेट्री इज प्लेनर, राइट, ज्योमेट्री इज प्लेनर, ठीक है ना, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगा। और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में कैसे अरेंज होंगे सर? एक प्लेनर शेप में, इस तरीके से बना लेते, ठीक है ना। ये इनके स्मॉलर लोब और ये इनके बड़े वाले लोब जहां से ओवरलैप करते हैं, ठीक है। बाइलोब्ड होता है, हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप बाइलोब्ड होता है। और इसमें से ये ओवरलैप किसके थ्रू करता है? इस बड़े वाले लैप, इस ओवरलैप, इस लोब के थ्रू। बड़े वाले ओवरलैप लोब का मतलब है यहाँ पे पाई स्क्वायर, ये जो साई स्क्वायर है, जो डेंसिटी है वो ज्यादा है, ध्यान देना। जो बड़ा वाला लोब है ना, इस बड़े वाले लोब का मतलब है यहाँ पे साई स्क्वायर ज्यादा था, इसका मतलब यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा था, इसके थ्रू ओवरलैप करता है। छोटे वाले के थ्रू ओवरलैप नहीं करता, इसमें डेंसिटी कम है, इसमें डेंसिटी नहीं है उतना, ठीक है। तो ये कैसा देखने को मिलेगा आपको? दिस वन इज प्लानर, दिस वन इज प्लानर एंड बॉन्ड एंगल इज राइट 120 डिग्री, बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री, ठीक है। अच्छा, sp3 तो बहुत सिंपल सा है सर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल, राइट, ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल, ठीक है। और अगर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगा तो इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल किस तरीके से अरेंज होंगे? टेट्राहेड्रल शेप में। मान लीजिए इस तरीके से मैं बना लेता हूं, ठीक है। ये आ गया टेट्राहेड्रल, ओके। बताइए बॉन्ड एंगल कितना? करीब 109 डिग्री, 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है ना। 109 अप्रॉक्सीमेटली लिख लेते हैं, एग्जैक्टली लिखना चाहो तो 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री एंड 28 मिनट, ठीक है। ये आ जाएगा आपका टेट्राहेड्रल। कौन सा वाला? टेट्राहेड्रल, ठीक है जी। तो बहुत सिंपल सी, ये साधारण सी बातें, ये नॉर्मल सी बातें, आपको पहले से भी पता है, ये बातें आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मेरे को ये बता दो, ये जो पाई बॉन्ड्स यहाँ पे बनेंगे, ध्यान देना, मैं सिर्फ यही नहीं बताऊंगा, इसके रिलेटेड जितने भी पॉसिबल सवाल बन सकते हैं मैं सारी चीजें साथ में डिस्कस करूंगा, ठीक है। बेसिक बातें आपको पहले से भी पता है, ठीक है। अब मेरे को ये बता दो, यहाँ पे जो पाई बॉन्ड बनेगा, चाहे वो sp2 में बने या चाहे वो sp में बने, उन पाई बॉन्ड्स का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कैसा होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है ना। मान के चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इस वाले केस में मैं बात कर लेता हूँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन की या sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की, ठीक है। तो जब भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, मान लो आपके पास क्या था, ये आ गया कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। कार्बन और कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड होगा और इसके अलावा एक पाई भी प्रेजेंट होगा क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp है। तो जब पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको देखने को मिलेगा, ये सिग्मा है और ये जो पाई बना, अब आपको ये पता है कि पाई बनेगा साइड वाइज ओवरलैप से, और जब साइड वाइज ओवरलैप होगा तो ओवरलैप अबोव द प्लेन भी होगा और बिलो द प्लेन भी होगा। इसका मतलब ये होगा कि जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है सर, वो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस इंटरन्यूक्लियर एक्सेस के या इस सिग्मा बॉन्ड के ऊपर वाली साइड भी फैली होगी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके निचले वाली साइड भी फैली होगी, ठीक है। दैट मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज प्रेजेंट अबोव द प्लेन एज वेल एज बिलो द प्लेन इन केस ऑफ सिंगल पाई बॉन्ड, इन केस ऑफ सिंगल पाई बॉन्ड, ठीक है। मान लो मैं ऐसा लिख लूं, दिस इज कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, सिंगल इज सिग्मा। इसके बाद जो पाई बॉन्ड बना होगा उस पाई बॉन्ड की डेंसिटी अबोव द प्लेन भी होगी। ये जो सिंगल पाई बॉन्ड बना है इसका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड या इसका पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबोव द प्लेन भी होगा और बिलो द प्लेन भी होगा, ठीक है ना। अबोव द प्लेन भी और बिलो द प्लेन भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ठीक है, मान लीजिए इसमें साथ में कोई हाइड्रोजन जुड़ रखे हैं या कोई और कार्बन जुड़ रखा है, इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। दिस इज पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, दिस इज पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये अबोव द प्लेन भी है और बिलो द प्लेन भी है और इसकी वजह से प्रॉपर्टीज बदलती हैं, इसकी वजह से बॉन्ड्स की प्रॉपर्टीज बदलती हैं, मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज बदलती हैं। ये अबोव द प्लेन भी होगा और बिलो द प्लेन, अबोव एज वेल एज बिलो द प्लेन, एज वेल एज बिलो द प्लेन, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात कर लूं sp हाइब्रिडाइजेशन की, तो बताइए sp हाइब्रिडाइजेशन में कितने पाई होंगे? 2 पाई। कितने पाई? 2 पाई। सर उस टाइम पे क्या होगा, ये जो सिग्मा बॉन्ड बना होगा कार्बन और कार्बन के बीच का,
इसके बाद इसके दो पाई बन रखे हैं। जब दो पाई बनेंगे तो उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबोव द प्लेन, बिलो द प्लेन एक पाई की, एक पाई के दो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, याद रखना, एक पाई बॉन्ड के कितने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, दो, एक अबोव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन, क्योंकि दो साइड से ओवरलैप होगा। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा पाई बना है सर, उसकी वजह से जो डेंसिटी है वो यहां पे आपको फ्रंट पे भी देखने को मिलेगा और बैक पे भी देखने को मिलेगा। कुल मिला के ऐसा मान लो चार सिलेंड्रिकल क्लाउड चारों तरफ, इस सिग्मा बॉन्ड के चारों तरफ, दैट इज कॉल्ड सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। उसको हम क्या बोल देते हैं, सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। ये किस हाइब्रिडाइजेशन में आपको देखने को मिलेगा, इन केस ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन, जहां पे कितने पाई बने होंगे, दो पाई बने होंगे। ठीक है, तो मान लो मैं ऐसा बना लेता हूं इसको, दिस इज कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, इसके बाद जो दो पाई बने हैं, मान लो ऐसा लिख लेता हूं, ये पहला वाला पाई का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पहले वाले पाई का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबोव द प्लेन और बिलो द प्लेन, अबोव द प्लेन और बिलो द प्लेन। ठीक है, और इसके साथ में ये आ गया ऊपर और नीचे, अब आएगा ऐसे फ्रंट और बैक पे। ठीक है ना, तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरीके से फ्रंट साइड पे और रेयर साइड पे, ये फ्रंट साइड पे और रेयर साइड पे। यहाँ पे 3 डायमेंशन में बना नहीं सकते हम, बट इसको समझ जाइएगा। ये मान लो ये ऊपर और नीचे, ये आगे और पीछे है, सिलेंड्रिकली चारों तरफ से फैला हुआ है। ठीक है, ध्यान देना, ये सिग्मा बॉन्ड, इसके चारों तरफ से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, इसके चारों तरफ से पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। लेकिन एक पाई के केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड सिर्फ अबोव और बिलो। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, अबोव, बिलो और फ्रंट और बैक पे भी देखने को मिलेगा। तो यहां पे होगा आपका पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां कहां पे होगा, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबोव द प्लेन, बिलो द प्लेन, और उसके बाद अबोव द प्लेन, बिलो द प्लेन। ये मान लो मैं ऐसा लिख लेता हूं, दिस इज अबोव द प्लेन, दिस वन इज बिलो द प्लेन, और ये आ गया आपका फ्रंट पे, और ये आ गया आपका बैक पे। कुल मिला के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल, हर तरफ ऐसा मान लीजिए चारों तरफ जो फैल रखा है ना, इक्वल प्रोपोर्शन में फैला होगा, सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसा होगा, सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबोव द प्लेन, उसके बाद फ्रंट साइड बैक साइड लिख लो और बिलो द प्लेन लिख लो। ठीक है ना, सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल, ये टर्म याद रखना बस। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल होगा, सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल। सिलेंड्रिकली का मतलब चारों तरफ से फैला है, उस सिग्मा बॉन्ड के चारों तरफ या इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के चारों तरफ, प्लस साथ साथ में जितना भी आपका अबोव द प्लेन है उतना ही बिलो द प्लेन, उतना ही फ्रंट में और उतना ही बैक में, कहीं पे भी कम ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हमने सिमेट्रिकली लिखा हुआ है, सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल, सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिलेंड्रिकली फैला होगा चारों तरफ से और सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, अच्छा, अब इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए सर, ये पाई बॉन्ड्स जो sp और sp2 में बनेंगे, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज बदलती हैं, जिनमें पाई बॉन्ड हो और जिनमें पाई बॉन्ड ना हो, जिनमें पाई बॉन्ड हो और जिनमें पाई बॉन्ड ना हो। क्योंकि वो सारे मॉलिक्यूल्स या वो सारे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें पाई बॉन्ड होगा, इसका मतलब दोज आर इलेक्ट्रॉन रिच। क्योंकि सर मसला ये होता है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, देखो एक तो इसकी फॉर्मेशन की बात वैसे तो आप बॉन्डिंग में ही करते हो, बट जनरली लिख लूँ अगर मैं, तो कुछ इस तरीके से आपको पता है कि इस कार्बन का जो p ऑर्बिटल रहा होगा, और इस कार्बन, क्योंकि कार्बन के पास तो d होता नहीं, तो इसलिए मैं d की बात करूंगा नहीं, अदरवाइज पाई d से भी बनता है, बट कार्बन के पास होता नहीं है, तो इसलिए हम d की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये जो p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड इस कार्बन के पास बचा होगा, सर ये p ऑर्बिटल क्या करता है, ओवरलैप करता है अबोव द प्लेन भी और बिलो द प्लेन भी। ठीक है ना, एक पाई बॉन्ड बनने के लिए, मान के चलो मैं आपको ऐसा पूछूं, बताइए एक पाई बॉन्ड बनने के लिए कितने ओवरलैप जरूरी हैं। पहली बात तो ये कि कितने लोब पाई बॉन्ड बनने में इन्वॉल्व होते हैं, सर डिपेंड करता है पाई किस टाइप का है, ध्यान देना, डिपेंड करता है पाई किस टाइप का है। अभी कार्बन कार्बन पाई की बात करते हैं, ठीक है, डी हो गया तो डी में तो लोब बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, अगर मैं कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड की बात करूं, मैं फिर बता रहा हूं, इससे सवाल घूम रहे हैं, इस साल भी सवाल था और पीछे भी सवाल है। सवाल टुच्चा सा होता है, ऐसा नहीं है, सवाल हल्का होता है, लेकिन हो सकता है सवाल को घुमा के कुछ और पूछ ले। सिर्फ सिग्मा बॉन्ड थोड़ी ना पाई बॉन्ड हर बार पूछेगा, हो सकता है चेंज करके पूछ ले। मेरे को ये बता दो, जब पाई बॉन्ड बनेगा, जब पाई बॉन्ड बनेगा कार्बन और कार्बन के बीच में, कार्बन और कार्बन के
बीच में, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में तो बनने से रहा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास पी ऑर्बिटल होता नहीं है और एस पाई बॉन्ड बनाता नहीं, और सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है। तो यहाँ पे बता दो कि अगर कार्बन और कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड बनना है तो कितने लोब इन्वॉल्व होंगे? लोब अलग बात और ऑर्बिटल अलग बात। सर ऑर्बिटल तो दो, ऑर्बिटल कितने? ऑर्बिटल तो दो, ऑर्बिटल तो आगे दो ऑर्बिटल, एक पाई बनने के लिए दो ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं। एक पाई बनने के लिए, कार्बन और कार्बन के बीच में एक पाई बनने के लिए कितने ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं? दो ऑर्बिटल। इसको देख लो, फिर लिख लेना, दो ऑर्बिटल इन्वॉल्व। कितने ऑर्बिटल? दो। ये एक ही ऑर्बिटल है पूरा, ये पूरा का पूरा एक ऑर्बिटल, ये पूरा का पूरा एक ऑर्बिटल, ये बाई लोब्ड है, एक ऑर्बिटल, एक पी ऑर्बिटल बाई लोब्ड है। अब मैं पूछूं लोब कितने इन्वॉल्व है? सर लोब 4। लोब कितने? 4। अपोजी प्लेन भी है, आपस में साइड वाइज ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। और यहां पे भी आपका ये कोलेटरल ओवरलैप दिखा रहे हैं, ठीक है। तो कितने लोब? 4 लोब। लेकिन जब मैं किस पाई की बात करूं? कार्बन कार्बन पाई की। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। जब मैं किसकी बात करूं? कार्बन और कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड की बात करूं, तो वो पाई बॉन्ड कैसे बना होगा? सर कार्बन और कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड बनता है कोलेटरल ओवरलैप से, या इसको साइड वाइज ओवरलैप भी आप बोलते हो। दिस इज कोलेटरल ओवरलैप, कोलेटरल ओवरलैप या साइड वाइज ओवरलैप बोल दो इसको आप, ठीक है। जिसमें दो ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे, और कौन से ऑर्बिटल? पर्टिकुलरली पी ऑर्बिटल। क्यों? क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता। और लोब कितने इन्वॉल्व होंगे? 4 लोब। कितने लोब? 4 लोब, ठीक है ना। पॉसिबिलिटी इस सवाल की। अब मेरे को ये बता दो, अगर दो पाई बॉन्ड बन रहे हैं कार्बन और कार्बन के बीच में, तो उस टाइम पे कितने लोब इन्वॉल्व होंगे? टोटल 8 लोब। कितने लोब? और ऑर्बिटल सिर्फ कितने? ऑर्बिटल सिर्फ 4। ऑर्बिटल सिर्फ 4। अब ये भी देखना कहीं ऐसा ना पूछे, तो मान लीजिए घुमा के ऐसा भी पूछ सकता है कि बताइए दो कार्बन और कार्बन के बीच में दो पाई बॉन्ड बने, कार्बन और कार्बन के बीच में दो पाई बॉन्ड बने, तो बताइए पर एटम में कितने लोब इन्वॉल्व थे? अब जब पर एटम पूछे या पर कार्बन पूछे तो फिर सिर्फ एक ही के गिनने हैं, सही है ना। जब टोटल पूछे तो दोनों के गिनेंगे, जब पर एटम पूछे तो एक ही के गिनेंगे। तो पॉसिबिलिटी है कि ऐसा ऐसा घुमा सकता है, जब इजी सवाल बनाना चाहिए, इजी लेवल का सवाल है, ऐसा बनाना चाहे जब तब। तो ये आ जाएंगे आपके 4 लोब और कितने ऑर्बिटल्स? 2 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन में, ठीक है। अच्छा, ये जो पाई बॉन्ड बनेगा, सर इस पाई बॉन्ड का स्ट्रेंथ सिग्मा बॉन्ड की तरह उतना तगड़ा नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि जो सिग्मा बॉन्ड है, एक बात तो ये कि सिग्मा बॉन्ड जब बनेगा उसमें इंटरन्यूक्लियर एक्सेस इन्वॉल्व होते हैं, प्लस जो ओवरलैप है उसका ड्यूरेशन अच्छा होता है। सिग्मा बॉन्ड में जो ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं उनका ड्यूरेशन अच्छा खासा होता है, उनका ओवरलैप इफेक्टिव होगा, उनका ओवरलैप इफेक्टिव होगा। लेकिन जब पाई बनेगा, देखना ध्यान से, यहां पे सिग्मा बना रहा हूं, यहां पे पाई बना रहा हूं, इस वाले में इफेक्टिव ओवरलैप ज्यादा होता है, इस वाले में ओवरलैप ज्यादा इफेक्टिव होगा, इफेक्टिव ओवरलैप, ड्यूरेशन ऑफ ओवरलैप ज्यादा है, इंटरन्यूक्लियर एक्सेस इन्वॉल्व है। लेकिन पाई बॉन्ड में ड्यूरेशन ऑफ ओवरलैप भी कम है, हल्का हल्का सा ओवरलैप है, सिर्फ ऊपर से सरफेशियल ओवरलैप है, और प्लस साथ साथ में इंटरन्यूक्लियर एक्सेस भी इन्वॉल्व नहीं है इनका। देखो यहां से अगर मैं इंटरन्यूक्लियर एक्सेस बनाऊं इसका इस तरीके से, इसका इंटरन्यूक्लियर एक्सेस कुछ इस तरीके से, ये आपस में ओवरलैप में पार्टिसिपेट नहीं करता। लेकिन जब सिग्मा बनाऊंगा मैं, तो इस वाले का इंटरन्यूक्लियर एक्सेस भी इन्वॉल्व है और इस वाले का इंटरन्यूक्लियर एक्सेस भी इन्वॉल्व है। कुल मिला के इंटरन्यूक्लियर एक्सेस से क्या समझ में आता है मैं बताता हूं। सर कुल मिला के जब सिग्मा बॉन्ड बनता है तो सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छा खासा इन्वॉल्व होता है। ये मान लीजिए एक पी ऑर्बिटल, ये एक दूसरा पी ऑर्बिटल, जब ये आपस में हेड टू हेड ओवरलैप कर रहे हैं या कोएक्सियल ओवरलैप कर रहे हैं, इनके एक्सेस इन्वॉल्व है, उस टाइम पे अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों का इन्वॉल्व होता है। और जो बॉन्ड बनता है उसका एक तो ओवरलैप का ड्यूरेशन भी अच्छा होगा, ओवरलैप भी बहुत तगड़ा होगा और बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बनेगा। लेकिन जब यही ओवरलैप ऐसे हो, जब यही ओवरलैप साइड वाइज हो, तो एक तो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन्वॉल्व नहीं होता, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फैला है। सर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे भी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे भी है, तो ऐसा मान लीजिए कि जो ओवरलैप है वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा, ओवरलैप उतना इफेक्टिव नहीं होगा। प्लस इंटरन्यूक्लियर एक्सेस भी इन्वॉल्व नहीं है, सुपरफिशियल सा अटैक, सुपरफिशियल सा ओवरलैप है, तो इसकी वजह से जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, सर वो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिलोकलाइजिंग होता है। कैसा होगा? डिलोकलाइजिंग होगा, उतना रिजिड बॉन्ड नहीं होता, उतना रिजिड बॉन्ड नहीं होगा, मोबिलाइजिंग इलेक्ट्रॉन है या डेंसिटी मोबिलाइज्ड है, कभी एक वाले कार्बन पे कभी दूसरे वाले कार्बन पे, दोनों पे डेंसिटी है, दोनों पे डेंसिटी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा? इसमें नॉन इफेक्टिव या लेस इफेक्टिव ओवरलैप, लेस लिख लो, इसमें लेस इफेक्टिव ओवरलैप, लेस इफेक्टिव ओवरलैप। और लेस इफेक्टिव ओवरलैप के कारण ये वाला होगा वीक और ये वाला होगा स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना। पहला वाला स्ट्रॉन्ग और दूसरा वाला वीक होगा, एक सिग्मा स्ट्रॉन्ग और दूसरा पाई। लेकिन जब 1 वर्सेस 1 किया जाए, जब 1 on 1 किया जाए, जब कंपटीशन 1 on 1 हो, ध्यान देना इसको, जब कंपटीशन 1 on 1 हो, एक सिग्मा एक पाई, सिग्मा जीतेगा। अब मैं ऐसा बोल दूं कि एक सिग्मा और 10 पाई, सर फिर तो ऑब्वियस है पाई जीतेगा, ये 1 on 1 में है,
ध्यान देना, ये 1 on 1 में है, जब एक और एक के बीच में कंपटीशन हो, जब एक और एक के बीच में एक सिग्मा और एक पाई में एक सिग्मा जीतेगा। लेकिन अगर मान लो एक सिग्मा और 2 पाई, एक सिग्मा और 2 पाई, तो फिर देखना पड़ेगा कि सिग्मा का एक्चुअली में बॉन्ड स्ट्रेंथ कितना है और पाई का एक्चुअली में बॉन्ड स्ट्रेंथ कितना है। दोनों को बॉन्ड स्ट्रेंथ को सम करेंगे, अगर लगा कि सिग्मा से ऊपर गया तो देख लेंगे, वैसा हुआ तो ठीक है। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि एक सिग्मा और 2 पाई के बीच में कंपैरिजन होगा नहीं, क्योंकि जब भी पाई बनेगा पहले सिग्मा बन चुका होगा, जब भी पाई बनेगा पहले सिग्मा, एक्सेप्ट अ सिंगल केस ऑफ C2 जो इस बार भी एग्जाम में था, एक्सेप्ट अ सिंगल केस ऑफ C2 where carbon and carbon are having 2 bonds and both the bonds are pi because their pi orbitals are involved, pi molecular orbitals are involved in bonding, ठीक है। इसके अलावा तो आपको हमेशा देखने को मिलेगा सिग्मा पहले, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि सर हमने बात की कि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबोव द प्लेन भी है और बिलो द प्लेन भी है। इसका मतलब ये होगा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोबिलाइज्ड है या डिलोकलाइज्ड है, एक जगह पे फिक्स नहीं है। ये वाला बॉन्ड रिजिड होगा, दिस इज रिजिड बॉन्ड। रिजिड बॉन्ड का मतलब होता है सर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिर्फ इंटरन्यूक्लियर एक्सेस पे फैला है। तो मान लीजिए अगर मैं इंटरन्यूक्लियर एक्सेस को z मान के चलूं तो सिर्फ z एक्सेस पे फैला है, लेकिन अगले वाले में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक से ज्यादा एक्सेस में फैला होगा, ठीक है ना। तो ये कैसा होगा, नॉन रिजिड बॉन्ड, दिस इज नॉन रिजिड बॉन्ड। नॉन रिजिड बॉन्ड जो सिग्मा बॉन्ड होगा ये बहुत स्ट्रॉन्गर है, इसको ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल है, प्लस जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इधर उधर नहीं फैला है सर, एक जगह पे है। लेकिन जो पाई बॉन्ड है उसकी डेंसिटी कभी अबोव द प्लेन, कभी बिलो द प्लेन, कभी फ्रंट पे है, कभी बैक पे है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो नॉन रिजिड है। वो कैसा है, नॉन रिजिड है, जिसको आप लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड भी पढ़ते हो। दिस इज अ लोकलाइज्ड बॉन्ड एंड दिस वन इज डीलोकलाइज्ड बॉन्ड। पाई बॉन्ड डीलोकलाइज्ड बॉन्ड होगा, कैसा होगा, डीलोकलाइज्ड बॉन्ड होगा, ठीक है ना। अच्छा, इसी डीलोकलाइजेशन की वजह से वो हाइड्रोकार्बन्स जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी खासी प्रेजेंट हो, चाहे वो डबल बॉन्ड वाले हों चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड वाले हों, सर उनका ससेप्टेबिलिटी बढ़ जाता है कि उन पे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हो, उन पे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, वो हाइड्रोकार्बन बेसिकली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनमें सिग्मा बॉन्ड एक हो या जिनमें पाई बॉन्ड एक हो या पाई बॉन्ड 2 हो, जो एल्कीन हो या एल्काइन हो, उनमें किसके चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के। दे अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रेडियली, और हमने पढ़ा भी हेलो एल्केन में, जहां पे आप मार्कोनिकोफ रूल लगाते थे, एल्कीन बिठा दिया, ऊपर से मार्कोनिकोफ एडिशन करवा दिया, विच अंडरगोज बाय इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। सो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने के कारण इन पे किस चीज के अटैक या कौन से रिएक्शंस मेजॉरिटी में हो जाते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, ठीक है ना। इनमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस मेजॉरिटी में, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस मेजॉरिटी में। ऐसा क्यों, क्योंकि सर इनके पास होगा पाई इलेक्ट्रॉन रिच क्लाउड, और पाई इलेक्ट्रॉन रिच क्लाउड होने के कारण इन पे किसके अटैक के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, उन रिएजेंट्स के जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, जिनको हम इलेक्ट्रोफाइल बोल देंगे, जिनको हम क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रोफाइल। तो इन पे इलेक्ट्रोफाइल एडिशन ज्यादा होगा। तो कौन से रिएक्शन मेजॉरिटी में एल्कीन्स और एल्काइंस देंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना। डिपेंड करता है इलेक्ट्रोफाइल कहां से जनरेट हो रहा है, हेलोजन एसिड ले लीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड ले लीजिए, या इसके अलावा कोई और आप मान लीजिए रिएजेंट ले लीजिए, कहां से भी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मेजॉरिटी में देंगे। अच्छा, क्या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में जिनमें पाई बॉन्ड ना हो या जिनका हाइब्रिडाइजेशन sp3 केवल sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, क्या उनमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के चांसेस बनते हैं? नहीं सर, उनमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के चांसेस नहीं बनते। उनमें एक ही ऑप्शन है कि आपको कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करना है, उनमें सब्स्टिट्यूशन के चांसेस बनते हैं। किसके? क्यों? क्योंकि उनके पास ऐसी जगह तो है नहीं। जैसे मान लो इन वालों में मैं बात कर लूं तो आप ये देखोगे कि कार्बन और कार्बन के बीच में तो बॉन्ड होंगे, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी होंगे। मान लो ऐसा, मैं ऐसा बना लूं, C डबल बॉन्ड C, दिस इज H2 एंड दिस इज H2, ठीक है। अब इसने ये जो पाई बॉन्ड बना रखा है, सर ये पाई डेंसिटी को मैं शिफ्ट कर सकता हूं, ये पाई डेंसिटी शिफ्ट कर सकता है, और ये पाई डेंसिटी शिफ्ट होने के कारण जिस कार्बन पे ये शिफ्ट करेगा उस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है, या दूसरी तरीके से आप ऐसा भी बोल सकते हो, जहां इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना चाहे उसकी तरफ ये शिफ्ट करेगा, विच इज नॉन एज इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट, जिसकी वजह से चार्जेस आएंगे। तो ये शिफ्ट करेगा जब, इसकी वजह से यहां पे वैकेंसी बनेगी, और वैकेंसी बनेगी तो मैं एडिशन कर सकता हूं, तो वैकेंसी बनेगी तो मैं एडिशन कर सकता हूं। लेकिन सर सिग्मा बॉन्ड्स वालों में या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में ऐसा कुछ ऑप्शन बनता ही नहीं है। क्या पाई बॉन्ड तो है नहीं कि मैं एक साइड डिलोकलाइज कर दूं, सिग्मा में तो ऐसा होगा नहीं। सिग्मा में 2 ही ऑप्शंस होते हैं, या तो होमोलिटिक क्लीवेज करो या तो हेटेरोलिटिक क्लीवेज कर दो। तो होमोलिटिक के चांसेस तो कम बनते हैं, तो बन सकते हैं जब आप सनलाइट लगा लो तब चांसेस बनते हैं, जो आप करते भी हो। मेथड ऑफ हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन में एक मेथड फ्रॉम एल्केन्स, याद है, फ्रॉम एल्केन्स,
ठीक है ना, मोनोक्लोरिनेशन, डाइक्लोरिनेशन, ट्राइक्लोरिनेशन जो करते थे हम, चांसेस बन सकते हैं, बट इनमें मेजोरिटी में कौन सा हो जाता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मेजोरिटी में कौन सा, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से कौन से रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, और सैचुरेटेड जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना हो उनमें कौन से मेजोरिटी में रिएक्शंस, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। और वो भी सब्स्टिट्यूशन कौन से, सब सब्स्टिट्यूशन तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, मेजोरिटी में आपके दो टाइप्स के, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इनमें तो कोई न्यूक्लियोफाइल है ही नहीं, बताओ कैसे न्यूक्लियोफाइल नहीं है, तो कार्बन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक सेम सेम, कोई ज्यादा अंतर नहीं होगा, तो ये कैसे होंगे, इनमें होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सिर्फ इतनी तरह के रिएक्शन नहीं होते, लेकिन ये वाले इन प्रॉपर्टीज की बेसिस पे, इनके पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की प्रेजेंस और पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की एब्सेंस की बेसिस पे ये दो टाइप के रिएक्शंस मेजॉरिटी में ये देते हैं। एल्केन्स कौन से वाले, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और एल्कीन्स और एल्काइंस कौन से, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ठीक है, जिसका मैकेनिज्म भी हम लेटर ऑन देख लेंगे। अच्छा, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम ये बोल सकते हैं कि जब हाइब्रिडाइजेशन, अब मेरे को ये बताइए, जब हाइब्रिडाइजेशन sp होगा तब बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, या जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा तब बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। सही है, ध्यान से सोचना इसको ध्यान से सोचना, मैं सिंगल डबल नहीं पूछ रहा हूं, वो तो आपको इजीली पता है, मैं आपको ये बोल रहा हूं जब हाइब्रिडाइजेशन sp हो तब बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर, या जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो तब बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर, ठीक है। अब सिग्मा और पाई की बात तो आपको ये पता है 1 on 1 पे है, सिग्मा 1 on 1 में जीतता है पाई के साथ, लेकिन जब एक से ज्यादा बढ़ जाए तो फिर देखते हैं कैसा हिसाब बनेगा, ठीक है। मान लीजिए यहां पे लिख लेता हूं मैं कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, इस तरीके से, ये जरूरी नहीं मैं हाइड्रोजन लगाऊं, कंपलसरी नहीं है, हो सकता है इसके साथ कोई आर जुड़ा हो, मान लो मैं ऐसे ही लिख लेता हूं, ठीक है ना। कोई 3 बॉन्ड और बना रखे होंगे इसने, लेट्स से दिस वे, ठीक है। ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन वाला, sp3 वाला, ठीक है ना। अच्छा, इसके अगले वाला मान लो मैं ऐसा बना लेता हूँ, बताइए कौन से हाइब्रिडाइजेशन वाला, sp2 वाला, मैं आ गया sp2 वाला, ठीक है। यहाँ पे आ गया sp वाला, है ना, sp वाला, sp3, sp2 एंड sp, ओके। अब बताइएगा इन सब में से सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका, अब बोलोगे सर बॉन्ड स्ट्रेंथ की, किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ, कार्बन और कार्बन का बॉन्ड स्ट्रेंथ, इन चीजों को ध्यान में रखना, कार्बन और कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ, कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है ना, ध्यान देना इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब ये डायरेक्टली पूछे तो ईजी है, हाइब्रिडाइजेशन को लेके पूछे तो कंफ्यूजन हो सकता है कि लाइक हाइब्रिडाइजेशन में पूछ रहा है कि बताइए sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन अगर दूसरे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जुड़ा होगा उस टाइम पे स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, या sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन अगले वाले sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जुड़ा होगा तब बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। ये बात बिल्कुल सेम है, बात बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। बताइए यहाँ पे कार्बन और कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ देख रहा हूं तो मेरे को सिर्फ इसी बॉन्ड पे ध्यान रखना है, ये जो इसने बना रखा है, और ये कौन सा बॉन्ड है, और सिर्फ कितना है, एक। यहाँ पे आइए सर, कार्बन और कार्बन के बीच में एक सिग्मा है और एक, यहाँ पे आइए एक सिग्मा है और 2 पाई है, ठीक है। सर सिग्मा तो सब में एक एक है, सिग्मा तो सब में एक एक है, लेकिन इसमें 2 पाई भी तो एडिशनल देखने को मिल रहे हैं, इसका मतलब इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कहीं ज्यादा, इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कहीं ज्यादा। तो बताइए यहां से यहां आने पे बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या करेगा, सर यहां से यहां आने पे बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा, यहां से यहां आने पे बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, sp का, उसके बाद sp2 का, और फिर sp3 का, ठीक है ना। अब मैं डाटा भी लिख देता हूं, दो डाटा में फ्लक्चुएशन हो सकता है क्योंकि कुछ सोर्स कुछ लिखता है और कुछ सोर्स कुछ लिखता है, एवरेज सा वैल्यू लिख रहा हूं मैं, और वैल्यूज वैसे भी नहीं पूछता। हाँ अगर पूछे ना, कभी कभार आपको मैच करने को पूछे ना तो आप इजिली पहचान सकते हो, आपको वैल्यूज को रटना नहीं है। आप कैसे, मतलब ऐसा मान लीजिए आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ का वैल्यू पूछ ले कि बताइए इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किलोजूल पर मोल में कितना है, आप इसको इजिली लगा सकते हैं। अगर आपको कॉलम मैचिंग में पूछे, और पूछेगा वैसे ही, तो आप कैसे कर सकते हो, आपको ये पता है कि sp का सबसे ज्यादा है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू मिल रहा है, उसको मैच कर देंगे, सही है ना। तो मैं यहाँ पे डाटा लिख देता हूँ। इस वाले केस में आप देखोगे 450 किलोजूल पर मोल, this is 610 kilojoule per mole, and this is 830 या 40 लिख लो किलोजूल पर मोल, ठीक है। बताइए किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, दैट इज sp हाइब्रिडाइज्ड बॉन्डेड टू अनदर sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बॉन्डेड टू अनदर sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, इसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, ठीक है। अब आपको पता है अगर बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी की बात मैं करूं तो बात सेम ही है, सर बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी यहां पे ज्यादा है, 3 बॉन्ड्स बने, यहां पे 2 और यहां पे 1, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी, या जिसको आप बॉन्ड ऑर्डर भी बोलते हो, सही है ना, बॉन्ड ऑर्डर या बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है ना, एज सच डाटा नहीं पूछता, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, डायरेक्टली नहीं पूछेगा 4 ऑप्शन देखिए कि बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, हमेशा देगा तो कॉलम मैचिंग में देगा कि इसका ज्यादा था इससे ज्यादा था, या स्टेटमेंट में बना देगा कि इसका ज्यादा था इससे ज्यादा था, तो पहले का ये रहा होगा दूसरे का ये रहा होगा, तो आप मैच करके आराम से इसको बना सकते हो, इसको रटने की नीड नहीं है। अच्छा, उसके बाद इन्हीं की अगर बॉन्ड लेंथ की मैं बात कर लूँ, ये भी आपको पता है बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड ऑर्डर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सही है ना। ठीक है सर, क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन में 2 पाई बने थे, इसका मतलब ये होगा 2 बार साइड वाइज ओवरलैप हुआ है, और 2 बार साइड वाइज ओवरलैप होने के कारण ये जो सिग्मा बॉन्ड था, यहां से भी ओवरलैप हुआ, नीचे से भी ओवरलैप हुआ, मान लीजिए एक और पी, जब इन्होंने ओवरलैप किया तो इसकी वजह से ये जो लोब्स थे या जो एटम्स थे एक दूसरे के पास पास आए, और ये एटम्स एक दूसरे के पास पास आने का मतलब इनके बीच की दूरी कम हो गई, और बीच की दूरी कम होने का मतलब बॉन्ड लेंथ घटा। तो सबसे शॉर्टेस्ट बॉन्ड कहां पे होगा, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, यहां पे बॉन्ड लेंथ सबसे कम, क्योंकि 3 बॉन्ड बन रखे हैं, 3 टाइप के अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रखे हैं, एटम एक दूसरे के बहुत पास होंगे, सो बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। मैं इसको सवालों पे लगाने वाला हूं, देखते रहना, ऐसा ना सिर्फ यही याद रखो, ये बच्चों वाली बात है, ये पहले से भी पता है तुम लोगों को, ठीक है ना। इस पे सवाल, इसको सवाल पे ना लगाया तो फिर तो काम नहीं बना, ये तो पहले से भी पता है तुम लोगों को कि ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा डबल से और सिंगल से। ठीक है, तो बताइए किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, sp3 का, उसके बाद sp का। ठीक है ना, इस वाले में ज्यादा देखने को मिल जाएगा। ओके, थोड़ी देर में एक और सवाल घुमा के पूछूंगा मैं, इसको ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो बताइए यहां से यहां जाने पे बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या बनेगा, बॉन्ड लेंथ घटेगा, है ना, बॉन्ड लेंथ घटेगा, सही है, इसका सबसे कम और sp3 वाले का सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता करेंगे, पता चल गया, तो बहुत सिंपल सा है, सिग्मा बॉन्ड देखेंगे, जिस कार्बन ने जितने सिग्मा बॉन्ड बनाए उतना उसका स्टीरिक नंबर, जितना उसका स्टीरिक नंबर उतना उसका हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, उतना हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ना, एक सवाल इस पे लिखवा रहा हूं मैं, उसके बाद इन पे सवाल बनाता हूं मैं। लिखो, राइट डाउन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन एटम, राइट डाउन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन एटम in following cases. Write down the hybridization of each carbon atom in following cases. लिख लो पहला एलीन, हाइब्रिडाइजेशन इन फॉलोइंग केसेस, पहला लिख लो एलीन, ठीक, एलीन है ये, एलील नहीं है, वो जीन्स वाले नहीं है, ठीक है ना। एलीन ये क्या है, एलीन क्यूमिलीन्स के अंदर आते हैं, क्यूमुलेटेड सिस्टम जिसको बोलते हैं, मैं बताऊंगा क्या है। इस बार भी सवाल था इस पे, शायद इस पे था या C2 पे था, C2 पे सवाल था, एलिन्स पे नहीं आया, पॉसिबिलिटी एलिन्स पे आएगा आगे, पॉसिबिलिटी है कि सवाल बनेगा एलिन्स पे, ठीक। एनसीईआरटी पे दे रखा होता है, ये पता कहाँ पे दे रखा होता है, जनरली आप जब देखोगे ना, एज सच डायरेक्टली नहीं दिया होता, बट जब आप रेडॉक्स सेक्शन पढ़ोगे, रेडॉक्स सेक्शन में एक जगह पे आपका कार्बन सब ऑक्साइड बनाया होता है, तो उसका और इसका स्ट्रक्चर थोड़ा रिजेंबल करता है, बस वहाँ पे ऑक्सीजन होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता, ठीक है। एलीन, दूसरा लिख लीजिए एसिटाइलिन, ठीक है। तीसरा लिख लो इथीन, सिंपल दे रहा हूं मैं, सबसे पहले सिंपल दे रहा हूं, आपको क्या करना है, इन तीनों केसेस में हर एक कार्बन सेंटर का हाइब्रिडाइजेशन बताना है, ठीक है। तुरंत बताइएगा बना के, तुरंत बताइएगा, स्ट्रक्चर नहीं दे रहा हूं मैं, पहले आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप बनाइए, उसके बाद मैं बता दूंगा। स्ट्रक्चर दे दिया फिर तो काम ही खत्म हो गया, सही है ना, फिर तो कुछ बचा ही नहीं। पहले आप बना लीजिए, अपना बना पाए तो फिर मैं बता देता हूँ। अगले वाले दो तो ईजी हैं, ठीक है ना। ऊपर वाले में थोड़ी दिक्कत पड़ सकती है, बट अगले वाले 2 ईजी हैं, अगले वाले 2 बहुत ईजी। शाबाश, एसिटाइलिन इज इथाइन, राइट, दैट इज CH ट्रिपल बॉन्ड, CH तो पता है आपको, इथीन भी पता है आपको, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ओके, अभी तक इस पे जो सवाल आया ना उसमें मॉलिक्यूल दिया है, मैं फिर बता रहा हूँ, ध्यान देना, संभावना समझना, पॉसिबिलिटी समझना सवाल बनने की। अभी तक जो सवाल इस पे आया है सर, उन सारे सवाल मतलब PYQ में जितने भी सवाल आए उन सबके साथ में मॉलिक्यूल दे रखा होता है, सबके साथ में मॉलिक्यूल दे रखा है, लेकिन अभी तक ऐसा सवाल नहीं आया कि मॉलिक्यूल ना दिया हो। तो पॉसिबिलिटी है कि आपको स्ट्रक्चर बना के ना दे और सिर्फ मॉलिक्यूल लिख के दे दे और फिर पूछे कि बताइए हाइब्रिडाइजेशन कितना, क्योंकि 23 में एक सवाल था, 23 में सवाल था पाइरिडीन पे, पाइरिडीन में सिग्मा पाई और लोन पेयर पूछे थे, तो हो सकता है अगली बार हाइब्रिडाइजेशन पूछ ले, स्ट्रक्चर तो एक्सपेक्ट करेगा कि आपको इतना पता हो, ठीक है ना। तो बताइए यह आ जाएगा आपका, और ये ऊपर वाले में बताइए इस वाले में क्या बनेगा सर, दिस इज sp एंड दिस इज आल्सो, राइट, दोनों के दोनों sp, ओके। अच्छा यहाँ पे दिस इज sp2 एंड दिस इज आल्सो sp2, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है ना। अच्छा अब बच गया एलीन, देखिए एलीन सिस्टम कुछ इस तरीके से होगा, दिस इज
CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड C। मतलब कुल मिला के एलिन्स में क्या देखने को मिलेगा आपको सर? एलिन्स में हमें देखने को मिलेंगे कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड, उसके बाद फिर से डबल बॉन्ड। अगर ऐसा होता कि आपके पास एक डबल बॉन्ड होता, बीच में सिंगल होता और फिर डबल होता, देन दैट इज कंजुगेटेड सिस्टम, राइट और रॉन्ग? दैट इज कंजुगेटेड डाइईन सिस्टम होता। एंड दिस वन इज कम्युलेटेड सिस्टम, दिस इज एलीन। इसको हम क्या बोल देंगे? एलीन। और एलीन में हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन सेम नहीं होता जैसा इन में था। बताइए इधर कितना आएगा ऊपर वाले केस में, लास्ट वाले केस में? सर दिस वन इज sp2, सही है, क्योंकि 3 सिग्मा बनाए, 2 हाइड्रोजन के साथ और एक ही सिग्मा। अच्छा यहां पे बता दीजिए दिस इज आल्सो, बट सर ये बीच वाला जो है दिस इज sp, काय को इसने ये सिग्मा और ये सिग्मा, ये पाई और ये पाई, इसका मतलब 2 सिग्मा बना रखे हैं सिर्फ। तो 2 सिग्मा का मतलब कैसा होगा? sp होगा। 2 सिग्मा का मतलब sp, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp भी मिलेगा और sp2 भी मिलेगा। या तो सवाल ऐसा कर सकता है, मान लीजिए आपके पास 4 मॉलिक्यूल दे दिए और फिर बोल दे कि बताइए इन 4 मॉलिक्यूल्स में से कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन एटम्स का हाइब्रिडाइजेशन 1 से ज्यादा आता है, जिसमें कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन 1 से ज्यादा आएगा। ठीक है, ऐसा है नहीं कि एनसीईआरटी से बाहर से करेगा, मॉलिक्यूल भी एनसीईआरटी का ही लेता है, बाहर से नहीं लेता, मॉलिक्यूल जनरली बाहर से नहीं लेता, लेकिन सवाल घुमा सकता है, ठीक है ना, चीजें घुमा सकता है। अच्छा इसके बाद इस वाले में कर लो, अब मैं स्ट्रक्चर दे देता हूं, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन, ठीक है ना। इसमें बताइएगा मेरे को हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकाल के। ओके बताइए हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकाल के बताइए। इसमें हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जितने लग रहे हैं सबके सब करो। CN। चलो अधिबा बोलिए, अधिबा जल्दी, मैं नंबर लगा रहा हूँ, जल्दी जल्दी बोलना, ठीक है ना। इधर से स्टार्ट करो, इधर से बता दो मेरे को, इधर से बताते जाओ, ठीक है, साथ में बताओ, छोड़ो साथ में बताओ, बताओ यहाँ से स्टार्ट करो, मैं बताओ कितना? sp3, सही है, सब सिग्मा पाई तो दिख ही नहीं रहा है मेरे को, ठीक है। इस पे आ जाओ, एक पाई दिख रहा है, एक पाई का मतलब sp2, एक पाई का मतलब इस पे sp2, ठीक है। इस पे भी बता दो, इधर कोई पाई दिख रहा है क्या? नहीं है, sp, ठीक है, इधर भी sp2, इधर भी sp2, बहुत अच्छे, इधर sp3, इधर अगेन sp3, इस वाले भी एक पाई दिखा, एक पाई दिखने का मतलब sp2, इधर भी क्योंकि एक पाई दिख रहा है, ठीक है। हो गया, कुछ बचा? हो गया, ठीक है ना। अगर हो गया तो गलत हो गया क्योंकि कार्बन इधर भी है तो ये भी कार्बन, सही है ना, ये कार्बन भी तो है, ये कार्बन भी तो है। बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन, इसका sp, इसका कितना? क्यों ऐसा काहे को होगा? क्योंकि सर नाइट्रोजन के साथ इसने कितने बॉन्ड बनाए होंगे? 3। और ये कैसे पता चला हमें कि 3 बनाए होंगे? सर इधर तो एक ही दे रखा है, इसका एक ही दे रखा है ना, ठीक है। और साइनाइड एक फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप होगा, इसके साथ हाइड्रोजन नहीं जोड़ सकते। मान लो कोई ऐसा दिमाग लगाए, सर इधर CN दिया था, इधर एक ही बॉन्ड बनाया था तो 4 बॉन्ड बनाता है ये, तो कोई 2 हाइड्रोजन खुद से लगा दूं, वैसा नहीं होता, ये तो कोई ग्रुप ही नहीं बनता फिर, ठीक है ना। ऐसा नहीं होना का, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे इस वाले पे हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा? sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना, sp, क्योंकि बात मैंने स्टार्टिंग में ही गई कि हाइड्रोकार्बन में आपको 3 तरह की बॉन्डिंग्स मिलेंगी। हाइड्रोकार्बन में एक तो हमें बॉन्ड मिलता है कार्बन और कार्बन के बीच का, जो सिग्मा भी हो सकता है, और दूसरा मिलेगा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का, जो हमेशा सिग्मा होगा, और तीसरा होगा कार्बन और हेटेरो एटम के बीच का, जो सिग्मा भी हो सकता है और पाई भी हो सकता है, जो सिग्मा भी और पाई भी। हेलोजन्स के साथ जोड़ दीजिए, सिर्फ सिग्मा बनेगा क्योंकि सिंगल बनता है, नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बनता है तो पाई भी बनेंगे, ऑक्सीजन के साथ भी पाई बनेंगे, सल्फर के साथ भी पाई बनेंगे, सिग्मा और पाई दोनों की संभावना बन सकती है, ठीक है। बताइए नेक्स्ट। अब स्ट्रक्चर नहीं दे रहा हूं, अब सिर्फ पूछ रहा हूं, ठीक है ना, अब स्ट्रक्चर नहीं दे रहा हूं, पूछ रहा हूं, ठीक है। राइट डाउन द हाइब्रिडाइजेशन of each carbon atom, hybridization of each carbon atom in THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। एनसीईआरटी पे स्ट्रक्चर दे रखा है इसका, ठीक है। लाइक इधर नहीं दे रखा, इस वाले टॉपिक में नहीं दे रखा, लेकिन अगले में दे रखा है, ठीक है ना। हाँ, THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, ठीक है ना। अब जिन्होंने हेलो एल्केन पढ़ा उन्होंने ही पढ़ा था, बताओ कहाँ पे यूज हुआ था ये? एक तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में यूज होता है अल्कोहल में, बिल्कुल सही। इस बार सवाल भी था उस पर, ठीक है ना। याद होगा तुम लोगों को B2H6 साथ में THF, देन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन इन बेसिक मीडिया, H2O2 एंड OH नेगेटिव या NaOH दे देता है, ठीक है ना। एंटी मार्क लगाते हैं, अल्कोहल बनाते हैं फटक से, ठीक है ना। इसके अलावा कहाँ पे यूज होता है हेलो एल्केन में? SN2 में, SN2 में पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट,
दिस इज पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, याद है DMS, DMSO, THF, एसीटोन, सारे के सारे वहां पे यूज होते हैं। बताइए THF में हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, मैं इसलिए स्ट्रक्चर नहीं दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तो करना ही पड़ेगा, इतना तो ध्यान में होना चाहिए। ना बना पाओ कोई दिक्कत नहीं, मैं बना दूंगा, लेकिन फिलहाल खुद से देख लो करके, ठीक है। टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, दिस इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, ठीक है ना। ये हर चीज ध्यान रखना, कभी कभार ऐसा लगता है एनसीईआरटी को 10 बार भी पढ़ोगे ना फिर भी ऐसे सवाल मिलेंगे जो डायरेक्टली एनसीईआरटी पे नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे घुमा के वहीं से मिलेंगे। एक एक मॉलिक्यूल पे हजारों सवाल बनते हैं एनसीईआरटी के, ठीक है। THF, एक काम करता हूं मैं स्ट्रक्चर दे देता हूं, आगे के लिए ध्यान में रखिएगा, ठीक है, और आप तुरंत स्ट्रक्चर बनाइएगा। वैसे तो फ्यूरॉन मैंने इससे पहले भी बताया, ये कहां पे पढ़ते हो, इसके अलावा बायोमोलिक्यूल्स में भी पढ़ते हो। फ्यूरॉन में फ्यूरोनोज स्ट्रक्चर पढ़ते हो ना, उसका जो साइक्लिक हवार्थ प्रोजेक्शन आता है उसमें फ्यूरोनोज स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ठीक है। देखिएगा कुछ इस तरह से, बताओ जरा मैं देखूं पहले, बिल्कुल ऐसा ही होता है, ठीक। लेकिन यह है फ्यूरॉन, अब दोनों में अंतर है, फ्यूरॉन अलग है और टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन अलग है। ध्यान देना सर, अगर मैं ऐसा बनाऊं, एक तो 5 मेंबर्ड का रिंग, ध्यान देना, दिस इज अ हेटेरोसाइक्लिक मॉलिक्यूल, दैट इज वन ऑफ द मेंबर इज ऑक्सीजन, और उसके बाद आपका 5 मेंबर का पूरा रिंग होगा। अगर मैं यहाँ पे पाई बनाऊं और यहाँ पे पाई बनाऊं तब यह फ्यूरॉन। मैंने बताया था लास्ट टाइम पे, मैं तुम लोगों को लास्ट टाइम पे बताया था, फ्यूरॉन और THF के बीच में मैंने सिग्मा, पाई और लॉन पेयर पूछे थे, लास्ट टाइम पे पूछे थे मैंने एक जगह पे, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में SN2 खत्म करने के बाद पूछा था मैंने। ये आएगा THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। अगर यहाँ पे पाई और यहाँ पे पाई लगाऊं फिर फ्यूरॉन, फिर कौन सा फ्यूरॉन। बताइए हाइब्रिडाइजेशन हर एक कार्बन सेंटर का, ऑक्सीजन का छोड़ दीजिए, कार्बन का बताइए। ऑक्सीजन का तो वैसे गलत ही बोलोगे, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अच्छा हर एक का बता दो, चलो देखते हैं, हर एक का बता दो, हर एक सेंटर का, चलो ऑक्सीजन भी इन्वॉल्व कर लो, ठीक। अब मैं बताऊं, जिन लोगों ने पढ़ रखा है ना, तूने भी पढ़ा और अदीबा ने भी पढ़ा है, दोनों ने पढ़ा, मैंने दोनों को बताया, अगर ना हो तो मैं वीडियो दिखा दूंगा बाद में कि मैंने कहाँ पे बताया, ठीक है। नीचे वाली क्लास में जब मैंने खत्म किया था, मैंने सवाल किया था एक THF पे और एक फ्यूरॉन पे, और मैंने लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड और हाइब्रिडाइजेशन पूछा था, ठीक है। बताइए हर एक सेंटर का हाइब्रिडाइजेशन बताइए, बट गलत मत करना इस वाले में कि दोनों पूछूं साथ में। चलिए पहले इसमें बता दीजिए फिर देखते हैं, पहले इसमें बता दीजिए फिर देखते हैं, ठीक। तो बहुत सिंपल है, कार्बन का बताओ, तो कार्बन तो sp3 दिख रहा है सारा का सारा, सही है नहीं, ठीक है। दिस इज sp3, दिस इज ऑल्सो sp3, दिस इज ऑल्सो sp3, ठीक है ना। कितने sp3? 4, ठीक है। अच्छा ये बताइए ऑक्सीजन, ये भी कितना, इस पे कितने लोन पेयर होते हैं? 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर हो गए 4, 4 का मतलब ये भी कैसा है, ये भी sp3 है, ये भी sp3, इसमें कोई भी sp2 सेंटर देखने को नहीं मिलेगा। एवरी सेंटर इज sp3 वेदर दैट इज कार्बन और ऑक्सीजन, दैट इज कार्बन और ऑक्सीजन। टोटल sp3 कितने? 5, टोटल sp3 कितने? 5, ये ध्यान रखना, टोटल sp3 कितने? 5 देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब मैं आपको ये बोलूं कि बताइए इसी फ्यूरॉन, मैं फिर बता रहा हूं, एक मॉलिक्यूल पे हजारों सवाल, एक मॉलिक्यूल पे हजारों सवाल, बस दिमाग लगाना आना चाहिए, ठीक है ना। मुझे ये बता दो, इस THF में कार्बन कार्बन बॉन्ड कितने हैं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड कितने हैं, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड कितने हैं, ठीक है। मैं यहां पे लिख रहा हूं, कार्बन कार्बन बॉन्ड कितने, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड कितने। कभी कभार सिंपल सवाल भी गलत होता है कॉम्पिटिटिव में प्रेशर की वजह से, सिंपल को गलत नहीं करना, ठीक है ना। और ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड कितने, ठीक है। तुरंत देख के बताइएगा, इजी है ये। तीन 8 2, ठीक है। देखते हैं, बताइए कार्बन कार्बन बॉन्ड कितने। सर एक तो ये, सही है, दूसरा कार्बन कार्बन ये, तीसरा कार्बन कार्बन ये। सर ये कार्बन ऑक्सीजन है और ये कार्बन ऑक्सीजन, ये कार्बन कार्बन तो है नहीं, तो कार्बन कार्बन कितने बने, सही है, सही है। कार्बन कार्बन कितने बने, 1 कार्बन कार्बन, 2 कार्बन कार्बन, 3 कार्बन कार्बन, हो गए कार्बन कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है ना। अच्छा अब बता दीजिए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कितने। सर हर एक सेंटर पे 2-2 हाइड्रोजन है, सही है ना, वैलेंसी 4 होना चाहिए, इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2, तो कितने हो गए टोटल, 4 2 8 हो गए ना। तो 8 कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड कितने हो गए, 8 हो गए, सही है। अब बताइए कार्बन और ऑक्सीजन के कितने दिख रहे हैं। सर सिर्फ 2, एक ये कार्बन ऑक्सीजन और एक ये कार्बन ऑक्सीजन, तो कितने दिख रहे हैं, 2। और ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में 0 है, क्योंकि ऑक्सीजन तो एक ही था, इसके अलावा तो था ही नहीं, तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कैसे बॉन्ड हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा, 0। संभावना है कि इस टाइप से भी सवाल बन सकता है, ठीक है। अब बताइए मेरे को, अब बताइए सर, क्योंकि पायरिडीन पे सवाल पहले पूछा है तो हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूल चेंज करके सवाल कर लेते हैं, ठीक है ना। लिखिए सवाल, कैलकुलेट, 4-5 चीज एक साथ पूछ लेता हूं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्बन कार्बन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्बन कार्बन सिग्मा, कार्बन कार्बन सिग्मा, कॉमा करके कार्बन कार्बन पाई, कार्बन कार्बन पाई, कॉमा करके कार्बन हाइड्रोजन पाई, कार्बन हाइड्रोजन पाई, एंड
हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच सेंटर, ईच पूछा तो सब कुछ, कार्बन भी और हाइड्रोजन भी, इन फ्यूरॉन, ठीक है ना। सेम स्ट्रक्चर, 5 मेंबर का रिंग, बस क्या करना है अब आपको, सिस्टम कॉन्जुगेटेड बनाना है, 2 पाई बॉन्ड्स, ये ऑक्सीजन, 1 पाई बॉन्ड यहाँ पे, 1 पाई बॉन्ड यहाँ पे, ठीक है। देखते कौन सही कर पाता है, सब कुछ दे रखा है, स्ट्रक्चर भी दे रखा है, लेकिन इसी बार दिया मैंने, अगली बार नहीं दूंगा, ध्यान देना। दिस इज फ्यूरॉन, ठीक है। बताइए हाइब्रिडाइजेशन बता दो, बाकी देख लूंगा मैं, बाकी तो इजी है। हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो तुरंत से, शाबाश, ओके, जल्दी अधिपा जल्दी। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच सेंटर इन फ्यूरॉन, राइट। कितना आ रहा है बताइए, sp2 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 और उसके बाद sp3, ठीक है ना, 5 आएंगे ना, sp2 आएगा, ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ठीक है ना। बताइए बताइए बताइए, यहाँ पे 2 लोन पेयर पता है ना। So since molecule is aromatic, this molecule is aromatic, this molecule is aromatic, right or wrong? It follow Huckel's rule, there are 6 pi electrons, कितने pi electrons? 6 pi, दिख कितने रहे हैं सिर्फ, दिख तो 4 ही रहे हैं मेरे को। पाई इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं सर, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये और 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये, लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ी देर बाद आप क्या देखोगे सर, ये जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है ये डिलोकलाइज करेगा, एक पेयर डिलोकलाइज कर रहा है, जैसे ही यहाँ से यहाँ के डिलोकलाइज करेगा, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेगा, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेगा। इसका मतलब ये कुल मिला के कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, और कंप्लीट कॉन्जुगेशन होने के कारण आपको इस मॉलिक्यूल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, जहां पे इस ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव, एक लोन पेयर इसने लूज कर दिया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है ना, प्लस यहां पे क्या बन गया इस तरीके से, ठीक है, यहां पे भी और यहां पे भी ये इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है ना। तो बताइए पूरा का पूरा सिस्टम कैसा हो जाएगा, ये पूरा का पूरा सिस्टम कॉन्जुगेटेड। अब बताओ कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये होगा सर, ये जो ऑक्सीजन के ऊपर एक लोन पेयर था, दैट लोन पेयर इज इन्वॉल्वड इन कॉन्जुगेशन, दैट लोन पेयर इज इन्वॉल्वड इन कॉन्जुगेशन, वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये स्टीरिक नंबर में इन्वॉल्व नहीं होता, ये हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व, अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल से बना होता तो डिलोकलाइज नहीं करता। मैंने अभी कहा था जो सिग्मा बॉन्ड होंगे वो रिजिड होते हैं, सिग्मा बॉन्ड कैसे होंगे, रिजिड होंगे, वो डिलोकलाइजेशन नहीं करते। ये जो लोन पेयर है, इसका एक जो लोन पेयर है सर, ये डिलोकलाइज कर रहा है, इसका मतलब ये पाई बॉन्ड भी है और लोन पेयर भी है, ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। और मैं आपको ये पूछूंगा, इस पे जो एक पाई, ये जो लोन पेयर है, इसके अलावा ये जो एक लोन पेयर है, ये लोन पेयर है या पाई बॉन्ड है सर, ये दोनों है, ये लोन पेयर भी है और पाई बॉन्ड भी है। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि ये लोन पेयर नहीं था, ये लोन पेयर है और ये पाई बॉन्ड भी है। क्यों? क्योंकि डिलोकलाइजेशन आपका क्या है, ऐसा परमानेंट इफेक्ट तो नहीं चल रहा है, लाइक ऐसा है तो ऐसा ही होगा, ये तो आपका रेजोनेंस हाइब्रिड है और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो ये सिग्मा, ये लोन पेयर भी है और पाई बॉन्ड भी है, लोन पेयर भी और पाई बॉन्ड भी है, ठीक है। तो बताइए हाइब्रिडाइजेशन हर एक सेंटर का कितना सर, एवरी कार्बन सेंटर इज sp2, नो डाउट इन दैट, ठीक है। दिस ऑक्सीजन इज आल्सो sp2, व्हाई? बिकॉज वन ऑफ द लोन पेयर इज इन्वॉल्वड इन डिलोकलाइजेशन, सो एवरी सेंटर इज sp2 and it should be sp2, because for a molecule to be aromatic every center should be sp2, every center should be sp2, that means इसका हर एक सेंटर कैसा होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ठीक है। बताइए लोन पेयर, अब मैं अगर लोन पेयर पूछूं, इसमें समस्या है, इसमें समस्या है। अब मैं अगर लोन पेयर पूछूं, अब मैं आपको ये पूछूं, इसलिए मॉलिक्यूल नहीं दिया था एनटीए ने, ठीक है, बनाया तो जबरदस्त था उसने सवाल, पायरिडीन पे बनाया था, क्योंकि पायरिडीन का लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं होता डिलोकलाइजेशन में, और साथ में लोन पेयर भी पूछे थे। अगर लोन पेयर पूछता तो लोन पेयर एक आता पायरिडीन में। अगर फ्यूरॉन में पूछूं मैं लोन पेयर कितने हैं, अब बताइए कितने हैं। अब मुझे बताओ, अगर ऑप्शन में 2 भी मिला और 1 भी मिला, सर मॉलिक्यूल एरोमेटिक है, ध्यान देना, ऐसा हो सकता, पॉसिबिलिटी है ना, सवाल बना और 2 भी मिलेगा 1 भी मिलेगा, लेकिन सर मॉलिक्यूल एरोमेटिक है। मॉलिक्यूल कैसा है, एरोमेटिक होने के लिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन कंपलसरी है, और अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन हुआ तो इसका लोन पेयर मैं 1 ही कंसीडर करूंगा। कितना? तो इसमें टोटल लोन पेयर कितने, अगर मैं पूछूं 1 लोन पेयर है, याद रखना है इसको, 1 लोन पेयर है। और पाई बॉन्ड पूछूं मैं टोटल, तो पाई इलेक्ट्रॉन पूछूं तो कितने, 6 पे, ये पक्का आएगा सवाल, ये पक्का एग्जाम में सवाल आएगा, ध्यान देना इसको, क्योंकि इससे कंफ्यूजन बैठ सकता है। देखो ना कंफ्यूजन कैसे बैठेगा, आपको पाई पूछेगा और लोन पेयर पूछेगा। अब देखने में अपेरेंटली ऐसा लगेगा सर पाई इलेक्ट्रॉन तो 4 है, दिख रहे हैं 4, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 4 लगा दिया, 4 बच्चे ने जल्दी जल्दी कर लिया जिसने दिमाग में लगाया, और लोन पेयर लगा लेगा तो ऑक्सीजन पे 2 होते हैं, 2 लगा देगा, वो गलत हो जाएगा। पाई बॉन्ड कितने, पाई बॉन्ड 3, पाई इलेक्ट्रॉन 6, पाई बॉन्ड 3, पाई बॉन्ड 3, पाई इलेक्ट्रॉन 6, और लोन पेयर कितने, 1, लोन पेयर कितना, 1, ठीक है ना। हाँ, जब मॉलिक्यूल को फ्रीज करूं,
जब मॉलिक्यूल को फ्रीज करूं, जब ऐसा करूं कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिरा दूं और टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिरने के बाद डिलोकलाइजेशन रुक जाए, जैसा इससे पहले भी आपने पढ़ा था, अगर ध्यान में हो, 1,4 एडिशन और 1,2 एडिशन डाइईन्स का लो टेम्परेचर पे और हाई टेम्परेचर पे। जब लो टेम्परेचर कर दूं तो आपका कंजुगेशन फ्रीज हो जाता है। जैसे ही कंजुगेशन फ्रीज हो गया, उसके बाद जो कहानी पहले दिख रही थी अब वो होगी, उसके बाद जो कहानी दिख रही है वो हो सकती है। लेकिन जब टेम्परेचर अच्छा खासा है या रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर पे बैरियर इसका बहुत कम है, डिलोकलाइज कर सकता है, कर रहा है, तो उस टाइम पे अपने को 6 पाई इलेक्ट्रॉन मिलेगा एंड देन 1 लोन पेयर मिलेगा। लेकिन अपेरेंटली दिखने में कितना लग रहा था, दैट इट कंटेन 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई बॉन्ड्स एंड 2 लोन पेयर, बट ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मॉलिक्यूल को देख के धोखा नहीं खाना। ओते ठीक है, हटा दो इसको मैं। चलिए एक और बना देता हूं मैं। ध्यान देना, जिंदा सवाल है सारे, सर रेडीमेड सवाल नहीं है। ठीक है, लाइक रटा रटाया सवाल नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, जिंदा सवाल बना रहा हूँ सो दैट आप कर पाओ खुद से। ठीक है ना, रटा रटाया तो मिल ही जाता है। ठीक है, अच्छा अब बताइएगा, मैं एक मॉलिक्यूल बना लेता हूँ, उसके बाद आपको इस पे सवाल पूछ लेता हूँ मैं। ठीक है, हाँ लेकिन इसके एग्जिस्टेंस की बात नहीं करूंगा मैं, हाइपोथेटिकल बना रहा हूँ मैं। हो सकता कोई आगे बीच में ऐसा बोल दे कि सर स्ट्रेन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, हो सकता मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ना करे, हो सकता ना करे। ठीक है ना, पर हाइपोथेटिकली जो समझना चाह रहे हैं वो देखेंगे। पहले मेरे को बनाने देना, फिर बनाना। ठीक है ना, मैं मिटा पाऊंगा, मिटा ही नहीं पाओगे। सही है ना, बना लो। सवाल को बदलूंगा मैं थोड़ा सा, सवाल को बदलूंगा मैं। ठीक है, ओते नाइस। ठीक है, अच्छा सवाल सुनिएगा सर, तुम दोनों आंसर करोगे, तुम दोनों। ठीक है, तुम दोनों आंसर करोगे। ठीक है, सवाल सुनना। टोटल लोन पेयर, टोटल नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन, टोटल लोन पेयर, टोटल नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एंड टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स। 3 चीजें। So in this molecule you have to identify 3 things. The first one is total number of lone pair, the second one is the total number of asymmetric carbon, stereogenic center or chiral center, and the third one is total pi electron. ठीक है, देखते जाओ और लगाते जाओ। अब इसमें एक ही चीज जो आपको ध्यान में रखनी है अच्छे से, वो है स्टीरोजेनिक सेंटर, बाकी तो कर ही लोगे। ठीक है ना, लेकिन वो चीज भी साथ में ही देख लेते हैं। बताइए, जो बता दे वो जिंगा लाला, वो खतरनाक। ठीक है, मॉलिक्यूल सामने दे रखा है, देख के बताइए। सारिशा दीपा बोलेगी, लगा जो पूछा उसी पे फोकस करना। ले टोटल लोन पेयर पूछा मैंने। ठीक है ना, टोटल लोन पेयर लगाओ पूरे मॉलिक्यूल में, पूरे मॉलिक्यूल में, पूरे मॉलिक्यूल में देखो गौर से। ठीक है, शाबाश। क्या पता, बनाओ स्ट्रक्चर, अगर लग रहा है तो है, बनाओ। ओके, कौन से वाले? जो डिलोकलाइज, जो एरोमेटिक में है ना, जो डिलोकलाइजेशन में, उनको इन्वॉल्व नहीं करेंगे। बट फिलहाल यहाँ पे है नहीं वैसा, इन जनरल है नहीं ऐसा। हाँ यहाँ पे एक हो सकता है, लेकिन वो आएगा। ये जो इधर पाई है ना, वो इधर से उठ के अगर इधर भी जाए तब भी पाई है, वो तब भी पाई है। ठीक है ना, वो तब भी पाई है। हाँ, जब लोन पेयर और पाई हो तब संभावना अलग हो जाती है। जब पाई पाई जा रहा है ना, जब पाई पाई कंजुगेशन है, तब वो पाई में ही आएगा। सही है, लगाइए लगाइए लगाइए। सामने सामने मॉलिक्यूल दे रखा है, सब कुछ सामने दे रखा है, बस आपको देख के बताना है। सही, कितने लग रहे हैं? 13 क्या? 13 लोन पेयर। ठीक है, ओके, देखते हैं। ठीक है, एक आंसर आ रहा है, 13 लोन पेयर। सही है, हो सकता है ऐसा हो, 13 लोन पेयर। ओके, दूसरा, एसिमेट्रिक कार्बन कितने लग रहे हैं? अभी तक नहीं लग रहे हैं, बनाए नहीं अभी तक, तो कब बनाओगे? बनाओ जल्दी जल्दी, बताओ फिर, इतना टाइम क्यों लगाएगा? तो ऐसा हर बार इथीन नहीं आएगा, सिंपल सिंपल मत ढूंढना हर बार इथीन आए और बोले कितने सिग्मा कितने पाई,
जो इस बार था वो तो सही किया होगा तुम लोगों ने वैसे, जो इस बार था बॉन्डिंग वाला वो तो इजी, वो कुछ भी नहीं था ना सवाल, पता नहीं क्या भांग फूक के बनाया था उसने इजी सा सवाल। फंसते हैं बच्चे उसमें भी, ऐसा नहीं कि फंसता नहीं, एवरेज बच्चा फंसता है, उसमें भी फंसता है, जब ना लगाए दिमाग तो फंसता है बच्चा। प्रेशर अलग से, ऊपर से आगे फिजिक्स दिख रही है तो उसमें भी और फंसेगा कि यार आगे भी है और अब मुझे फॉर्मूला बोल रहे हैं, तो पीछे वाले में भी गड़बड़ हो जाती है, ऐसे दिक्कत पड़ सकती है। बताइए 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 बताइए, कर पा रहे हो? लगाओ तो, पेन तो लगाओ, बगैर पेन के क्या होगा? कायरल कार्बन, वो कार्बन जिसके चारों तरफ के लगे हुए ग्रुप्स डिफरेंट। भूल गए कायरल? मैंने तो स्टीरियो आइसोमर निकालना भी सिखाया है, आप कायरल पूछ रहे हो आके, मैं पूरी कहानी खत्म करने के बाद पूछ रहे हो राम कौन सीता कौन है, ऐसा मत करो। इसको खुद नहीं पता था तभी पूछ रही थी, तभी उसका नाम दिया। चल छोड़, बना बना तो बता आंसर, छोड़ छोड़, तो आंसर बता रहे हैं। ठीक है जल्दी, शाबाश, जल्दी से जल्दी से जल्दी से, ओके जल्दी से, ठीक है। क्या बना बना, जल्दी बना। बना कितने आए? मैं लिखवा, देखते हैं। लॉन पेयर 12, अच्छा उसके बाद 12 लॉन पेयर, उसके बाद 6 एसिमेट्रिक कार्बन, ठीक है, चायरल कार्बन 6, उसके बाद टोटल पाई इलेक्ट्रॉन 16, पाई इलेक्ट्रॉन 16, नहीं देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, बस गिनने में थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है, अदरवाइज तो सही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। गिनने किसमें देखते हैं, देखते देखते किस वाले के? NO2 के? हाँ बिल्कुल, टोटल पूछे तो जहाँ जहाँ है सब जगह लगा, सब जगह लगा। ऑक्सीजन के ना, नाइट्रोजन पे नहीं होगा, खुद से ऑक्सीजन पे होगा, ठीक है। इसके लिए आपको लेविस डॉट स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, तब जाके बना पाओगे ना, तो अगर लेविस डॉट स्ट्रक्चर नहीं पता है तो बनाना मुश्किल हो जाएगा, सही है। देखते हैं 1 बाय 1, ओके। क्वेश्चन तो है बहुत बढ़िया। तो पहली बात करेंगे नंबर ऑफ लोन पेयर्स की। अब मैं क्या करता हूँ, स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हटा के अलग बना लेता हूँ, जैसा इसको होना चाहिए था, ठीक है ना। अच्छा ये NO2 जो था, सो दिस NO2 इज लाइक दिस वे, N डबल बॉन्ड O एंड O, ओके। एक डेटिव बॉन्ड है यहाँ पे, कौन सा बॉन्ड? डेटिव बॉन्ड है, ठीक है। सिमिलरली दिस NO2 इज आल्सो N डबल बॉन्ड O एंड O, दिस डेटिव बॉन्ड, ठीक है। सबसे पहले जो जो हेटेरो एटम प्रेजेंट हैं उन हेटेरो एटम्स पे लोन पेयर लगाएंगे जिस जिस पे अवेलेबल हैं, ठीक है। बताइए क्लोरीन पे कितने लोन पेयर अवेलेबल हैं? 3, एटॉमिक नंबर 7, एक शेयर कर रखा है, 6 बच गए, 6 का मतलब 3 लोन पेयर, 6 का मतलब 3 लोन पेयर बच गए, ठीक है। सर इस ब्रोमीन पे भी कितने? 3 लोन पेयर, 1 2 3, सही है, हाँ तभी गड़बड़ हो गया। इस पे भी कितने लोन पेयर? 3 लोन पेयर, बताइए है नहीं है? सही है ना, ठीक है। आगे 3 लोन पेयर इन पे। इस क्लोरीन पे भी कितने लोन पेयर? 3 लोन पेयर, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। इसके अलावा क्या बचा? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन पे यहाँ पे कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होगा। इसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। अब सुनना, गलती कहाँ पे होगी, ध्यान से सुनना। मुझे बताओ इस ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं? इसका वैलेंसी कितना? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके 6, वैलेंसी तो 2 होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 6 में से कितने शेयर किए हैं? कितने बचे हैं? 4, 4 का मतलब कितने लोन पेयर? इस पे 2 लोन पेयर, इस पे 2 लोन पेयर, ठीक है ना। आओ इस वाले पे, बताओ इसके पास 6 टोटल थे, इसके पास कितने थे? 6। और ये डेटिव ऐसे दिखाया नहीं जाता, NO2 की फॉर्म में ही मिलेगा। सर डेटिव बनाने का ये मतलब है कि इधर वन साइड शेयरिंग है, नाइट्रोजन ने शेयर किया, ऑक्सीजन ने शेयर नहीं किया। ऑक्सीजन ने नहीं दिया अपना इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास जितने थे उतने ही है, इसके बाद 6 थे, 3 लोन पेयर थे, अभी भी 3 लोन पेयर हैं, अभी भी कितने हैं? 3 लोन पेयर, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर। देखो ऐसा काय को, अगर नाइट्रोजन को ये दे देता, नाइट्रोजन के गिनिए कितने हैं सर? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इस तरीके से है नाइट्रोजन के। अगर इधर से शेयर करता 8 से ऊपर चले जाते, नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का है, 8 से ऊपर तो होने से रहे सर, ये तो बात ही नहीं बैठती है, सही है। तो इस पे कितने लोन पेयर आगे? 3 आगे इस पे, ठीक है। आइए वापस सेम कहानी यहाँ पे नहीं होगी क्या सर? 3 लोन पेयर इस पे, और इस पे कितने लोन पेयर? 2। बताइए अगर लेविस डॉट स्ट्रक्चर नहीं पता फिर तो गड़बड़ है, फिर तो गड़बड़ है, सही है ना। इसका मतलब हर एक चीज़ आपस में इंटरकनेक्टेड है। अगर ऐसा लग रहा है कि मेरे को ये सब आता है तो कहीं ना कहीं आके फंसोगे, और सिंपल में ही फंसता है बंदा, मैं वापस बता रहा हूँ, नीट में टफ नहीं करता बंदा, सिंपल में ही फंसता है, क्योंकि कुछ ना कुछ झोल करेगा, बच्चे को लगेगा मैं सही कर रहा हूँ, बच्चे को लगेगा मैं सही कर रहा हूँ, लेकिन वो गलत होता है, वो गड़बड़ कर देगा कहीं पे। गिनिए लोन पेयर कितने हैं, बताइए लोन पेयर
लोन पेयर बताइए टोटल कितने आ रहे हैं, लोन पेयर बताइए विदाउट एनी कंजुगेशन, कंजुगेशन रहने दीजिए, फ्रीज करके रखा हुआ है मैंने, मान लीजिए फ्रीज करके रखा हुआ है, बताइए लोन पेयर कितने हैं, 3 कितने आ रहे, 22 आ रहे हैं, 22, तो लोन पेयर आ गए 22। क्या बात है, ऐसा नहीं सोचना कि ये बड़ा वाला सवाल है, ऐसा नहीं आ सकता, पॉसिबिलिटी आएगा, ठीक है ना। लोन पेयर कितने आ गए 22, लोन पेयर कितने हो गए 22 हो गए जी लोन पेयर, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ, एज्यूम करके चलो मॉलिक्यूल फ्रीज है, एज्यूम करके चलो मॉलिक्यूल फ्रीज है, अदरवाइज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बीच में बनेंगे, ऐसा हो सकता है, देखो ना कैसे हो सकता है सर, हो सकता है पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट करे, यहाँ से यहाँ शिफ्ट करे, बट फ्रीज करके एज्यूम कर लीजिए, अदरवाइज थोड़ा कम्प्लेक्स हो जाएगा, उसके बाद कम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है, फ्रीज करके एज्यूम कर लीजिए, ओके। अच्छा उसके बाद बताइए कायरल कार्बन कितने हैं, कायरल कार्बन कितने, कायरल में नहीं फंसना, इसलिए तो मैंने थोड़ा सा सवाल को ट्विस्ट कर रखा है, देखते हैं। अच्छा बताइए कायरल कार्बन देखना है सर, वो कार्बन, कार्बन सिर्फ ध्यान देना, कार्बन सिर्फ वो कार्बन जिस कार्बन के सराउंडिंग में चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट, चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट, जहां जहां लग रहा है वहां वहां तो लिख लेते हैं। बताइए मेरे को ये कार्बन पे आओ जरा, ये कार्बन पे क्या चारों ग्रुप है सर, ग्रुप ही नहीं है 4, इधर तो मेरे को ग्रुप ही नहीं दिख रहे हैं 4, डबल बॉन्ड है ना, इस वाले पे तो मैं बता नहीं पाऊंगा, इस वाले पे मैं बता नहीं पाऊंगा, ठीक है, इसको नहीं लिख रहा हूं मैं, ये कायरल नहीं है, ठीक है। इसके अलावा इसके निचले वाला जो यहाँ पे आ रहा है सर, ये कायरल होगा नहीं होगा, बताइए एक बॉन्ड ये अलग मॉलिक्यूल, ये अलग ग्रुप, ये अलग ग्रुप, ये अलग ग्रुप, ये अलग और ये अलग, चारों के चारों डिफरेंट, तो ये कैसा है, कायरल को हम कैसे लगाएंगे, एस्ट्रिक से या स्टार से, एक आ गया कायरल ये, एक आ गया कायरल ये, ठीक है ना, एक कायरल आ गया ये, ध्यान देना एक कायरल हो गया, ठीक है। इसके बाद बताइए और कहाँ पे आऊँ मैं, इधर आ जाओ, देखो इधर फंसोगे और यहाँ पे फंसने की संभावना है, इसलिए बता रहा हूँ मैं। इस कार्बन पे जब आए ना, अब आप देखोगे कि सर इस कार्बन पे जब मैं आऊँ तो मेरे को दिख तो रहे हैं 4 बॉन्ड तो होंगे, अब से यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं बनाया तो हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, सही है ना। अब आप देखो इस कार्बन ने क्लोरीन, एक ग्रुप अलग, दूसरा हाइड्रोजन अलग है ना, ठीक है। तीसरा इस साइड से जाओगे, कार्बन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद कार्बन, इधर आओगे कार्बन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, हो गया हीटेरो, बदल गया ग्रुप बदल गया। अगर मैं ऐसे लिखता, ध्यान देना, अगर मैं ऐसे लिखता यहां पे क्लोरीन और यहां पे हाइड्रोजन, फिर मैं बोलता कि बताइए ये सेंटर कायरल था या नहीं, सर कतई भी नहीं, ये सेंटर कायरल नहीं था, काय को एक ग्रुप दो अलग थे, सर तीसरा इधर चलूं या इधर चलूं, ये सेम है, हाँ लेकिन इधर सब्स्टिट्यूशन करके कुछ और लगा दूं तब बदला सर, तब ग्रुप बदला, तब कायरल होगा, तब क्या होगा कायरल। आ जाओ वापस देखो यहाँ पे, एक ये ग्रुप दो अलग, तीसरा यहां से जो चल रहा है 3 और फोर्थ यहां से, सर इसके साथ में सब्स्टिट्यूशन और लग रखा है, ये चारों अलग होंगे, इसका मतलब ये सेंटर कैसा है, एस्ट्रिक से दिखा दिया मैंने, कायरल सेंटर हो गया, ठीक है। इसी के अपोजिट में उस साइड आ जाओ, देखो इधर भी देखो, है नहीं है, बताओ दिस सेंटर इज आल्सो कायरल, कितने हो गए 3 हो गए, ठीक है। इसके अलावा बता दीजिए, इसके अलावा कहीं पे मिल रहा है ये वाला, सर नहीं यहाँ पे नहीं लगा सकता मैं, ये कायरल नहीं होगा, ध्यान देना डबल बॉन्ड मिल रहा है यहाँ पे, दोनों साइड सब्स्टिट्यूशन सेम, ठीक है, रिंग में मोस्टली ये देखने हम, ठीक है ना। अच्छा इसके बाद कहाँ पे, इसके अलावा ये वाला देखो, आओ यहाँ पे बताओ, एक ग्रुप ये, दूसरा नहीं लगा है तो क्या होगा, ठीक है, तीसरा ये और फोर्थ ये, तो ये भी कैसा है कायरल, ठीक है। ये बता दो, ये भी कायरल, ठीक है ना। इसके अलावा मिस ना हो कोई, सारे देखना, ठीक है ना। क्या इसके अलावा कहीं और मिल रहा है, ये नहीं होगा, ये हो गया, ये नहीं होगा, ये हो गया। उसके बाद ये वाला कार्बन अगर मैं बता दूं, यहाँ पे 4 ग्रुप नहीं लगे हैं, ठीक है ना। और कौन सा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ओके इतना ही है कायरल कार्बन, इतना ही है, ठीक। गिनिए कितने कायरल कार्बन आए, बढ़िया सवाल था, सारी चीजें एक साथ घूम रही हैं, ठीक है। हाउ मेनी कायरल सेंटर्स, सब 1 2 दिस इज 3 दिस इज 4 दिस इज 5, 5 ही है, कोई और भी है 5, ठीक है। तो कितने कायरल कार्बन, 5 कायरल कार्बन, ठीक है ना। अच्छा कायरलिटी सिर्फ कार्बन्स में नहीं पढ़ा जाता है, एक और ध्यान दीजिएगा, कायरलिटी सिर्फ कार्बन्स में नहीं होता, इसके अलावा भी पढ़ा जाता है। मान लीजिए ऑक्सिम्स हैं, आप सिन ऑक्सिम भी बना सकते हो, एंटी ऑक्सिम भी बना सकते हो, ठीक है ना, उसमें भी ये चीज़ें आती हैं। या अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं, उनमें भी ये चीज़ आती है, जहाँ लोन पेयर को भी ध्यान में रखा जाता है, बट वो बात की बात है, ऐसा जनरली एज सच नीट में नहीं पूछता इतना डिटेल में जाके, ठीक है ना। तो ये कायरल सेंटर, हाँ लेकिन कायरल सेंटर की पहचान होनी चाहिए, ये पूछता है, कायरल सेंटर की पहचान होनी चाहिए, ठीक है। अभी तक जो पूछ रखा है, मान लीजिए पूछने की संभावना है, वो है तो है सिंपल, 4 ग्रुप लगा दिए, बोलेगा पहचानिए, जैसे आपने हेलो एल्केन में भी किए थे कि कायरल कौन सा है। अब ऐसा कर सकता है कि रिंग लगा दे और फिर बच्चा कंफ्यूज हो जाए। तो अगर रिंग सिमेट्रिक है, कोई भी साइड ग्रुप नहीं है, तो फिर तो कायरल नहीं होने का। लेकिन अगर रिंग में साइड सब्स्टिट्यूशन कहीं पे कर रखा है, समझ जाएगा ऊपर वाला ग्रुप अलग है, निचले वाला ग्रुप अलग होगा, फिर कायरल हो सकता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या बचा, पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई बॉन्ड नहीं पूछे थे मैंने, इलेक्ट्रॉन्स पूछे थे, ठीक है। बताइए पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने, सर 2 यहाँ पे गिनते जाइएगा, 4
2 यहाँ पे, 6 8 10 12 17 18, ठीक है जी, बहुत अच्छा, ठीक है। कितने आएंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स 18, पाई इलेक्ट्रॉन्स 18, पाई इलेक्ट्रॉन कितने बन गए 18 पाई इलेक्ट्रॉन, सही है 18 पाई इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हुआ कि सर कभी कभी मॉलिक्यूल में फंसने के चांसेस बनते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल में भी फंसने के चांसेस बनते हैं, ठीक है। अब देखिएगा मिटा दो इसको, मैं मिटा दूँ। अब एक चीज़ को एक ही तरफ से मत पढ़ना, मतलब मान लो पूरा एनसीईआरटी सम बेसिक जीओसी पढ़ रखा है, उसको एक ही तरह से पढ़ रखा है तो कुछ नहीं बनने का सर। अगर पूरी एनसीईआरटी भी रट लोगे ना और एक ही तरह से पढ़ोगे उससे कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट सवाल पूछेगा ही नहीं वो, उसको पता है बच्चे ने पी रखी होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो मान लो बच्चा 1-2 साल से पढ़ रहा है उसको एनसीईआरटी पूरी पता होगी, उसने पी रखी होगी, उसको ये भी पता होता है किस पेज पे क्या है, लेकिन सवाल नहीं पता होता कि कैसे बन सकता है। तो सवाल बनाना आया और सवाल समझ में आया तो हो सकता है कि काम बने, वरना तो एनसीईआरटी रट के भी कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। सिर्फ मॉलिक्यूल ध्यान में रखोगे। ओके, मिटाऊं इसको, मैं इसको तो मिटाऊं, ये लिख लो, इस वाले को मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। 5 22 18। अच्छा अब सुने, हम कभी कभार इसका सम भी पूछता है, मान लो 3-4 चीजें इकट्ठी पूछ ली, फिर बोला बताइए सम करके टोटल कितना आएगा, ठीक है ना। मान लो एक सवाल बना देता हूँ, ऐसा भी एक सवाल बना देता हूँ, ठीक है। ऐसा भी एक सवाल बन जाए तो मजा आ जाएगा, लिखिएगा, ठीक है। लिखो द सम ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, कॉमा पाई bonds and lone pair in thiophenes 3 हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जो एनसीईआरटी पे लिखे हैं इस चैप्टर में, जीओसी के 11th चैप्टर में 3 दे रखे हैं उसने। एक थायोफीन लिखा है, एक फ्यूरॉन लिखा है और तीसरा लिखा है पाइरिडीन, ठीक है ना। बट पिपरिडीन को भी थोड़ा ध्यान में रखना, और उससे पिछले वाला टीएचएफ भी, 2 एरोमेटिक की कैटेगरी में नहीं आता बट आता है, ठीक है। आपको क्या करना है, थायोफीन में बताना है टोटल, मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, खुद बनाओगे सर। जैसा फ्यूरॉन था वैसा ही, बस ऑक्सीजन को हटा के सल्फर लगाओ। थायो समझ गया ना, थायो, ठीक है। जैसा स्ट्रक्चर फ्यूरॉन का था वैसा ही, बस ऑक्सीजन को हटा के सल्फर लगाओ, ये बन गया थायोफीन, ठीक है। बताइए थायोफीन में सिग्मा पाई और लोन पेयर का सम, लेकिन क्या सवाल है वो मैंने लिखवा दिया, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड्स और लोन पेयर। ओके, बताइए आपको सम बताना है, टोटल एक नंबर बताना है आपको कि टोटल करके कितना आ रहा है, सिर्फ एक नंबर बताना है आपको, ठीक है ना। 12, एक आंसर आ रहा 12, ठीक है। और शाबाश आदिबा, कितना लग रहा है यार, जल्दी सोच कितना लग रहा है। हाँ, लेकिन सवाल दोबारा पढ़ना, कभी कभार क्या होता है कि आंसर बंदा कर लेता है, ऑप्शन भी होता है लेकिन सवाल कुछ और होता है, सही है ना। यार कभी कभार सवाल कुछ और होता है, क्योंकि मैंने सिग्मा इलेक्ट्रॉन पूछे, सिग्मा बॉन्ड नहीं पूछे, तो कहीं गड़बड़ नहीं करना। मैंने सिग्मा इलेक्ट्रॉन पूछे, अगर बॉन्ड लिखा तो गया सवाल, इसका मतलब ये होगा कि सवाल पढ़ना है। हाँ, ठीक है, 18 ही आएगा, देखते हैं, ठीक है। सम 18 आएगा, ठीक है, देखते हैं, ठीक है। बताइए रोमाना, आप बताइए। सरिश, ओके, कितना लग रहा है 12, देखते हैं, ठीक है। सवाल पढ़ दोबारा, मुझे क्या पता सवाल क्यों नहीं पढ़ा तूने। हाँ तो देखा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड और लोन पेयर, ठीक है। मैंने पाई बॉन्ड लिखवाए, ठीक है, इसलिए तो मैंने कंफ्यूजन करवाया ना, सिग्मा के इलेक्ट्रॉन्स, पाई के बॉन्ड्स और लोन पेयर, ठीक है ना। बताइए, हो गया ना कंफ्यूजन। सरिश क्या आ रहा आंसर, सरिश बताइए, आंसर बताइए। ओपी जिंदाबाद, आंसर बताइए कितना लग रहा है। 14, ओके, बोल कुछ तो। 15 16 18 20 25 14 15, कुछ भी नहीं। हाँ, आप कैसे बदल गया। ठीक है, चलिए करते हैं, ठीक है। जब मैंने सम पूछा तो उससे फर्क नहीं पड़ने का, सम से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो लोन पेयर पहले प्रेजेंट था वो लोन पेयर जाके पाई बॉन्ड बनाएगा। पहले एक लोन पेयर था और डिलोकलाइज करके पाई बॉन्ड बनाएगा, अंतर तो सेम ही रहा ना, पहले भी एक था बाद में भी एक ही है, इससे तो फर्क नहीं पड़ रहा है। अब चाहे एरोमेटिसिटी लो या ना लो, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। देखिएगा कैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिएगा बट फर्क पड़ेगा पाई
अगर इलेक्ट्रॉन पूछता तो फर्क पड़ता, इलेक्ट्रॉन पूछता तो फर्क पड़ता। देखिएगा कैसे, मुझे बताइए क्या ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है या इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है? मैं ऐसा लिखूं या इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है? सब बिल्कुल इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, डिलोकलाइज कर रहा है 6 पाई इलेक्ट्रॉन, सही है ना। और इस पे उस टाइम पे कितना लोन पेयर बचा सिर्फ? Since this molecule is aromatic, that means the lone pair of sulfur is involved in delocalization, and that lone pair is present in the form of 2 pi electrons. So बताइए पाई बॉन्ड कितने हैं सर? पाई बॉन्ड आगे 3, ये तो अंडरस्टूड है, सही है ना। ये इधर सीधा डिलोकलाइज किया, इधर सीधा डिलोकलाइज किया, इधर सीधा डिलोकलाइज किया, कंप्लीट कंजुगेशन है, पाई बॉन्ड आगे 3, पाई बॉन्ड आगे 3। इलेक्ट्रॉन पूछता तो 6, दिखते कितने? दिख तो 4 ही रहे हैं, बट ये मॉलिक्यूल है कैसा? एरोमेटिक। तो ये चीज आप नहीं भूल सकते, ठीक है ना। एरोमेटिसिटी तो अपन भूलने से रहे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं, तो पहले बॉन्ड निकालते हैं फिर इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं, ठीक है। बताइए सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? देखिएगा ध्यान से, देखिएगा ध्यान से, देखिएगा ध्यान से। ये हाइड्रोजन जो यहाँ पे थे, अगर ये हाइड्रोजन आपने भूल दिए तो समझ लो काम खत्म हो गया, सही है ना। ये दिखाए तो नहीं थे, बॉन्ड लाइन में ना ही दिखाए जाते हैं, ठीक है। बताइए ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, दिस 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 एंड दिस, राइट और रॉन्ग? इसका मतलब गया सवाल, ठीक है। देखिए बताइए कितने सिग्मा बॉन्ड गिन रहा हूं मैं सर? सिंगल सिग्मा, सिंगल सिग्मा, सिग्मा 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 सिग्मा, दिस 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 एंड दिस। गिनिए कितने सिग्मा सर? दिस वन 1 2 3। उसके बाद यहां पे एक सेकंड हाइड्रोजन एक कम करना, सॉरी दिस, यहाँ पे पाई बॉन्ड ऑलरेडी है, सॉरी यहाँ पे पाई बॉन्ड ऑलरेडी है, मैंने हाइड्रोजन ज्यादा लगा दिया, सही है ना। एक राइट, एक अदरवाइज तो बैलेंस से डिस्टर्ब हो जाता, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिग्मा। और इलेक्ट्रॉन कितने? 18 सिग्मा इलेक्ट्रॉन। कितने? 18 सिग्मा इलेक्ट्रॉन, 18 सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। बताइए सही है, सही है, सही है, 18 सिग्मा इलेक्ट्रॉन। अब बताइए लोन पेयर कितने? लोन पेयर कितने? सर लोन पेयर 1, क्योंकि 1 को मैंने डिलोकलाइज कर दिया। मैं फिर बता रहा हूं, ना भी करते फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो लोन पेयर अगर 2 आते तो उस टाइम पे पाई कितना लिखता मैं? 2। वो 2 और 2 करके 4 ही आता, और 3 और 1 करके भी 4 ही आएगा, ठीक है। बट अगर एरोमेटिसिटी को ध्यान में रखोगे तो 1। बताइए सम बताना था आपको, सम कितना आएगा? सम कितना आएगा? 18 और 3 22 और 1 सॉरी 21 और 1 22। सो सम किसके बराबर आएगा? 22 के बराबर। सम किसके बराबर? 22 के बराबर, ठीक है ना। आया ना 22 के बराबर, सही है। देखो कितने सिंपल से सवाल में कंफ्यूजन हो गया, कितना गड़बड़ हो गया सिंपल से सवाल में, सही है। देखिए बदल रहा हूँ मैं, अब बदल रहा हूँ मैं। हाँ क्या 12? 12:30 बज गए? ये कैसे बजे? चलिए एक लास्ट सवाल, ठीक है ना। ये लास्ट सवाल जो एनसीईआरटी की पहली लाइन पढ़ोगे ना आप जीओसी में, पहली लाइन में लिख रहा, अब आपको याद भी होगा कि वूलर ने पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज किया था एक नॉन या इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनाइड से, ठीक है। अमोनियम साइनाइड से एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो था वूलर ने सिंथेसाइज किया था यूरिया, जो कि पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था। इतना तो नहीं पूछेगा, हाँ पूछ सकता है कॉलम मैचिंग में। मैं फिर एनसीईआरटी का हर पॉइंट जरूरी है, लेकिन एक नजर से देखो तो मतलब एक ही नजर से देखने में जरूरी नहीं है, हर एंगल से। लाइक एक ही एंगल से देखोगे तो कुछ नहीं बनेगा, हर एंगल से देखोगे तो बनेगा कुछ, ठीक है ना। अच्छा अब देखिएगा, इसी पे मैं सवाल बनाता हूँ। जो वूलर ने पहला कंपाउंड सिंथेसाइज किया था, ठीक है, यहाँ पे देखना, मैं सवाल कुछ इस तरीके से बना रहा हूँ, ठीक है। NH4CNO, दिस इज अमोनियम साइनेट। इस अमोनियम साइनेट को हीट करके इसने यूरिया बनाया था सिंथेटिकली। ये इनऑर्गेनिक, तो अगर अगले वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, यहाँ पे कोई X बन रहा है जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड याद रखना किसने किया था? या वोहलर ने, साइंटिस्ट था ये, ठीक है ना। यहाँ पे कोई X ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहा है, और ये X ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बन रहा है सर, ये ब्यूरेट टेस्ट देता है। कौन सा टेस्ट देता है? ब्यूरेट टेस्ट, ठीक है। देखिए सवाल में क्या बवाल लगा रहा हूं मैं, ठीक है। ब्यूरेट टेस्ट दे रहा है। कौन सा टेस्ट देता है? ब्यूरेट टेस्ट देता है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये बताना है। सवाल है, इस बार भी सवाल था, आपको ध्यान में होगा। कैनोनिकल स्ट्रक्चर पूछे थे, एक सवाल था, 4 स्टेटमेंट दे रखे थे। एक तो BF3 का दे रखा था, उसका डाइपोल मोमेंट NF3 का कंपेयर करके पूछा था। कैनोनिकल स्ट्रक्चर CO3 2 नेगेटिव के पूछे थे। ओजोन के कैनोनिकल स्ट्रक्चर पूछे थे, कहा था कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। सवाल मिक्स करके आता है, सही है। इसने जो ये कंपाउंड सिंथेसाइज किया था X, सवाल ये है आपको क्या करना है, आपको ये बताना है हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल फॉर दिस X। हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ X के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, आपको ये पता करना है, सही है, ठीक है। अच्छा ये ब्यूरेट टेस्ट है। ब्यूरेट टेस्ट आपका जनरली उन कंपाउंड्स के लिए
जिनमें, ऐसा मान के चलो, मैं इसके अलावा भी बता सकता हूँ इसको, इसके अलावा मैंने ये पता कहाँ पे पढ़ा रखा, ब्यूरो टेस्ट प्रोटीन्स में, जिनमें एमाइड लिंकेज हो। इनको क्या किया जाता है, जिन कंपाउंड्स में एमाइड लिंकेज हो, जिनमें ऐसा लिंकेज हो C डबल बॉन्ड O NH2, पता है ना एमाइड लिंकेज, दिस वे NH2, जिनमें एमाइड लिंकेज हो, इन वाले कंपाउंड्स को जब बेस और CuSO4 के साथ ट्रीट किया जाता है। मान लीजिए आपने CuSO4 ले लिया, CuSO4 कॉपर सल्फेट ले लिया और 1% आपने अल्कालाइन सोल्यूशन डाल दिया, उसके मिक्सचर में जब इस कंपाउंड को डाला जाता है, उसके मिक्सचर में इस कंपाउंड को डालने पे कलरेशन देता है, वायलेट कलर देता है। कैसा कलर देता है? और इससे ये कंफर्म हो जाता है कि आपके पास जो गिवन कंपाउंड था उस कंपाउंड में एमाइड लिंकेज रहा होगा। बेसिकली ब्यूरेट टेस्ट आपका किस चीज़ के लिए होता है? एमाइड लिंकेज को कन्फर्म करने के लिए, एमाइड लिंकेज को कन्फर्म करने के लिए, ठीक है ना, एमाइड लिंकेज को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एमाइड लिंकेज बताता है। और एमाइड लिंकेज किस में होता है सर? प्रोटीन्स में भी होता है, यूरिया में भी होता है, प्रोटीन्स में भी और यूरिया में भी, मेजॉरिटी में, बायोमोलिक्यूल्स में भी देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। आपको ये बताना है कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं इस एक्स कंपाउंड के लिए। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। मिला लिया मैंने इसको पीछे केमिकल बॉन्डिंग से। बताइए इस एक्स के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे? सर पहली बात तो एक्स बनेगा यूरिया। एक्स क्या बनेगा? अगर फॉर्मूला ध्यान में नहीं है तब तो सवाल गया, अगर फॉर्मूला ध्यान में नहीं है तो सवाल गया, ठीक है ना। यूरिया का फॉर्मूला है NH2CO NH2, राइट, दिस इज NH2CO NH2, ठीक है, विच इज नथिंग बट एन एमाइड। ये कुछ भी नहीं है, एमाइड है, सही है ना। देखिएगा मैं ऐसा बना रहा हूं, देखते हैं कितने आ रहे हैं, 2 3 जितने भी आ रहे हैं, ठीक है। दिस इज C डबल बॉन्ड O, सर यहाँ पे NH2 और यहाँ पे भी NH2, सही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब मेरे को ये बता दो, ये जो C डबल बॉन्ड O पाई बॉन्ड जो साथ में दिख रहा है, क्या साथ में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर भी है? सर बिल्कुल लोन पेयर है, इधर भी लोन पेयर है और इधर भी लोन पेयर है, ठीक है। पहले मैं एक साइड से डिलोकलाइज करता हूं, उसके बाद दूसरी साइड से डिलोकलाइज करता हूं, देखते रहिएगा, ठीक है ना। क्या होगा सर, नाइट्रोजन का लोन पेयर शिफ्ट करके यहां पे आएगा और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। इसका मतलब यूरिया में कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ एक नॉर्मल ऐसा मान लीजिए कार्बन और नाइट्रोजन के बीच से बॉन्ड स्ट्रेंथ से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे डबल बॉन्ड बनेगा, पार्शियल डबल बॉन्ड। क्या बनेगा? पार्शियल डबल बॉन्ड बनेगा। जैसे यहां से यहां शिफ्ट किया, ये ऊपर शिफ्ट किया, बताइए क्या बन गया? पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, दिस इज कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, दिस कंटेन नेगेटिव, देन दिस वे NH2 एंड दिस विल कंटेन पॉजिटिव, और यहां पे क्या आएगा? सिंगल बॉन्ड NH2। बताइए सही है, यही आएगा, पहला यही आएगा, ठीक है ना। हाँ उल्टा मत करना, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, नेगेटिव ऑक्सीजन पे ही अपीयर करवाना। नाइट्रोजन पे अपीयर करोगे तो आपके मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी बिगड़ जाएगा, स्टेबिलिटी खतरे में पड़ जाएगा, ऑक्सीजन पे ही लगाना। अदरवाइज तो कोई ऐसा सोचे मैं सर ऐसा भी तो कर सकता था, इसको इधर से और इधर मान लो, इधर तो वैसे तो है नहीं, वैसे तो है नहीं, इधर आप करना चाहो तो, ठीक है ना। हाँ ये वापिस आ सकता है, जब नेगेटिव इस पे आए उसके बाद वापिस आ सकता है, लेकिन पहले ही ये छोड़ दे वैसा नहीं हो सकता, पहले ये नहीं छोड़ता, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है। एक तो आ गया ये। अच्छा बताइए दूसरा कैसा आएगा? सर जरूरी थोड़ी ना कि यही वाला रेजोनेट करे। अब सुनना ध्यान से, लेकिन मजे वाली बात है, ये मजे वाली बात है, कंफ्यूजिंग बात है। अब मुझे बताओ जब ये रेजोनेट करता, जब ये रेजोनेट करता फिर क्या होता? सर फिर ये यहां से यहां आता और ये यहां से ऊपर जाता, फिर कुछ इस तरीके से C सिंगल बॉन्ड O NH2 पॉजिटिव, एक साथ दोनों नहीं होते, 1 by 1, और उसके बाद यहां पे बनेगा डबल बॉन्ड, यहां पे आएगा सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना। देखो एक साथ दोनों क्यों नहीं कर सकते? अगर आप ऐसा लगा लो सर, अगर एक साथ दोनों करते तो 5 बॉन्ड बन जाते, तो हाईली अनस्टेबल हो जाता, ठीक है ना। दूसरा ये, अब मजे वाली बात देखो सर, दिखने में तो लग रहे हैं दोनों दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, कितने हैं? लेकिन सर दोनों आइडेंटिकल ही तो हैं, है नहीं है? जरा देखो ये और ये सेम ही तो है, घुमाओ 180 पे, घुमाओ एकदम से मिरर इमेज दिखेगा, ये और ये दोनों सेम है, ये और ये दोनों सेम है। अगर कितने टाइप के पूछे तो बात अलग, कितने टाइप के पूछे तो बात अलग, और कितने पूछे तो बात अलग। सही है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो बताओ ये दोनों के दोनों क्या हैं आपस में? आइडेंटिकल हैं, दोनों के दोनों आइडेंटिकल। और यही सेम आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में भी देखने को मिलता है। पहली बार एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, जिनको आप याद है, जिनको आप इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर लिखते हो जब कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का रिएक्टिविटी, ये एसिडिटी पढ़ते हो, तो आप बोलते हो कार्बोक्सिलिक एसिड का ज्यादा है बिकॉज ऑफ इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे क्या है? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अब कुल मिला के इसने नंबर पूछा था तो नंबर अपने को 2 लगाना है। कितने दिख रहे हैं? 2, जितने दिख रहे हैं उतने सर, ठीक है। 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, कितने? 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना, 2, लेकिन दोनों के दोनों इक्विवेलेंट, दोनों के दोनों आइडेंटिकल, दोनों के दोनों आइडेंटिकल, ठीक है ना। ये आ जाएंगे आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ओके, इस मॉलिक्यूल पे ये तो बस ये, लेकिन इस मॉलिक्यूल पे अनगिनत सवाल बनते हैं, तो अनगिनत समझते हो। एनसीईआरटी पे सिर्फ एक ही लाइन दी है कि इसको वूलर ने सिंथेसाइज किया था, लेकिन इस पे बहुत सारे सवाल और भी, बहुत सारे, इसकी ज्योमेट्री पे सवाल, इसकी ज्योमेट्री, कार्बन की ज्योमेट्री पे सवाल पूछ लिया, कार्बन की ज्योमेट्री पे सवाल पूछ लिया, प्लानर ज्योमेट्री, sp2 हाइब्रिड, बहुत सारे, बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। देखेंगे 1 by 1 कैसे कैसे बन सकते हैं, ठीक है ना।
ठीक है, आप लोग भी थक गए, मुझे भी